The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। सोचा रास्ता रह जाएगा। आज से बहुत वर्ष पहले घोर तप और अनुष्ठान करके देवी वाराही का आह्वान किया। तब से प्रसन्न होकर देवी वाराही ने मांत्रिक को एक जादुई पेटी दी। उस जादुई पेटी में अमानुषी शक्तियों वाला एक चातन भी था। देवी वाराही ने कहा कि यह चातन तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करे और अंतर्ध्यान हो गई। परंतु पोटी ने चातन को अपने वश में करके उस पर अत्याचार किया। अत्याचारों से निराश चातन ने एक दिन नशे में धुत पोटी से कहा, यदि वो उसके मुख में देखेगा तो उसे नर्क दिखाई देगा। पोटी ने उसके मुख में देखा। चातन ने उसकी आत्मा खींचकर उसे वहीं मार डाला। पोटी के चंगुल से स्वतंत्र होकर चातन ने उसकी इस हवेली पर आधिपत्य स्थापित कर दिया और उसके परिवार के सभी सदस्यों को निर्दयता से मार दिया। तुंबाड महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में एक गांव है। इस गांव के लोगों की ऐसी मान्यता है कि उनके पूर्वज यहाँ कोई खजाना छुपा कर गए हैं। राही अनिल बर्वे की मूवी तुंबाड इसी मान्यता को अलग अलग दौर में ट्रेस करती है अपने किरदारों की मदद से। ये कहानी है मराठी राइटर नारायण धारक की, जिसे बर्वे ने तब सुना था जब वो सिर्फ 13 साल के थे। ऐसी क्या बात है इस कहानी में जो ये इतने सालों बाद भी उतनी ही फेमस है और बर्वे से चिपकी हुई है? ये हमें बर्वे अपनी मूवी में बताते हैं। जिस तरह से तुंबाड शुरू होती है उससे ऐसा लगता है जैसे किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सभी हमारे साथ ही उस कहानी से रूबरू होते हैं। साल 1918 और भारत गुलाम है। दंत कथाओं का दौर है जिसका एक सिरा प्राचीन देवी से होकर गुजरता है, वहीं जिनकी कोख से करोड़ों देवी देवताओं का जन्म हुआ है। देवी का सबसे ज्यादा स्नेह उनके बड़े बेटे हस्तर पर था, लेकिन हस्तर लालची था। वो अपनी माँ की संपत्ति, सोना और अन्न से प्रेम करता था। अपने इस लालच की वजह से उसे बाकी देवताओं का शाप मिल जाता है। अब वो अपनी माँ की कोख में ही रहता है। फिर उसका चुराया हुआ सोना कहाँ है? तुंबाड में एक ब्राह्मण परिवार कई पीढ़ियों से ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर एक डरी हुई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं जो हमारे आपकी तरह उसके इस डर के पीछे की वजह खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक का नाम विनायक है जो डापुट है। वो हस्तर की कहानी पता लगाता है। बचपन में माँ की कसम के बाद गांव छोड़ देने के बाद विनायक जवानी में वापस लौटता है गड़ा सोना ढूंढने। वो ये खजाना ढूंढने को लेकर बिल्कुल जुनूनी होता है। इस कड़ी में उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि उसे मौत का डर भी नहीं रहता। उसे लगता है कि उसके पास सिर्फ एक ही गुण है, लालच।
शुरुआत में खंडर और शापित हवेली में अकेले घुसने पर आप विनायक के लिए डरते हैं, लेकिन मूवी के आखिर में आप हस्तर के लिए डरने लगते हैं, क्योंकि उससे लड़ने और जीतने के चक्कर में विनायक उससे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। मूवी की शुरुआत में ही महात्मा गांधी की कही एक बात स्क्रीन पर लिखी आती है, धरती के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु किसी के लालच के लिए नहीं। इसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि ये कहानी कहाँ खत्म होगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि आपको इस सन्नाटे में छोड़कर खत्म होगी, बिखरी हुई चीजों को ऐसे जोड़कर खत्म होगी। विनायक बने सोहम सा। सोहम जितनी बार भी पर्दे पर दिखते आपको अपनी आगोश में रखते हैं। उनका किरदार इस बनी बनाई कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वही उस कहानी को खोलकर खुद ही देखते हैं और हमें भी दिखाते हैं, इसलिए वो मुख्य किरदार बन जाता है। उनका ओवरऑल अपीयरेंस बहुत इम्प्रेस करता है। अब तक छोटे रोल्स में नजर आए सोहम ने इस मौके का हर लम्हा कैश किया। वो कोई भी चीज करते वो उनकी आंखों में दिखती है, चाहे वो लालच हो, गुस्सा हो, हवस हो या गुरूर। कुछ सीन्स में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने विनायक नाम का एक चोला ओढ़ लिया है, जिसके भीतर से सोहम दिखना बंद हो गया है। मूवी में डराने के लिए भूत को कैमरे के सामने लाकर खड़ा करना अब ओल्ड फैशन हो गया है, ऐसा ये मूवी साबित करती है। मुझे नहीं याद कि इस मूवी के किसी भी सीन में हस्तर ने कैमरे की आंखों में देखा है। आपको इस मूवी का माहौल डराता है, विनायक डराता है, उसका लालच डराता है, कुछ होने को है वाला फील डराता है, पंकज कुमार का कैमरा डराता है। इस सब में मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो हमारा ध्यान खींचकर उस चीज पर ले जाता है जो होने ही नहीं वाला है। ये मूवी का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है। आप तुम्बाड देखने से पहले इसके बारे में इतना कुछ सुन चुके होते हैं कि एक्साइटमेंट चरम पर रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप इतने ठंडे पड़ जाते हैं कि कुर्सी में जम जाने जैसा फील होता है। और ये थिएटर का एसी नहीं, सामने चल रही मूवी करती है। पहले कंफ्यूज करती है और फिर एक एक कर धागे खोलने स्टार्ट करती है। अंत में इसी खुले धागे में आपको बांध कर चली जाती है। आप इंटरवल में फ्री में मिल रहा पॉपकॉर्न और समोसे सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि कहीं इसका एक सीन आपसे ना मिस हो जाए। माहौल में बिखराव की वजह से ही ये मूवी आपको बांध पाती है। यहाँ जो जैसा है वैसा है, अलग से जोड़ घटाव करने की गलती नहीं की गई है। मूवी में विनायक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सब प्लॉट जबरदस्ती का मूवी का हिस्सा बना रहता है और आगे जाकर किसी चीज में मदद नहीं करता। एक सीन को छोड़कर बाकी मूवी में उसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्बाड मूवी का पहला सीन जब खुलता है, हरिवंश राय बच्चन की कविता स्क्रीन से निकलकर सामने बिखर जाती है। छनाके की इतनी जोर आवाज के साथ कि कुर्सी से नीचे झुककर चुन लो। उस वक्त वहां सिनेमा हॉल नहीं होता, वहां गद्देदार कुर्सी नहीं होती। उस क्षण से लेकर आने वाले 1 घंटे 44 मिनट तक वो दुनिया खुलती है जो इस दुनिया के बहुत पहले से मौजूद है, जो इस दुनिया के मिट जाने के बाद तक मौजूद रहेगी, जिसका इंसान की धरती पर होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वो उसके लिए एक बाहरी तत्व है। अभिनेता सोहम शाह ने सिनेमा घरों में ऑडियंस को एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि मूवी तुम्बाड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ये मूवी 13 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज होने के लिए रेडी है। री रिलीज ट्रेंड के बारे में बात करते हुए सोहम ने कहा कि इससे कई फिल्मों को दूसरा मौका मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ओरिजिनल रिलीज से ज्यादा कमाई करेगी। तुम्बाड की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी 1918 में महाराष्ट्र के तुम्बाड नाम के गांव से शुरू होती है, जहां विनायक अपनी मां और भाई के साथ रह रहा होता है। वहीं जब 15 साल बाद विनायक गांव वापस आता है तो खजाने की तलाश में जुट जाता है। इसके आगे की कहानी काफी मजेदार है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अभिनेता सोहम शाह ने कहा था कि मूवी तुम्बाड ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने उनसे मूवी को फिर से रिलीज करने के लिए कहा था। हाल ही में एक सिनेमा घर से एक्टर का एक वीडियो सामने आया है जो खुद सोहम शाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था। उसमें अभिनेता सोहम शाह कहते दिखाई दे रहे हैं, आखिरकार इसे वो ऑडियंस मिलेंगे जिनकी ये हकदार है। OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद लोगों को इस मूवी की कीमत का एहसास हुआ। इस मूवी के साथ नाइंसाफी हुई थी और इसे वो हक इस बार मिलना चाहिए। 2020 का वक्त
ट्विटर पर कुछ फिल्मों के नाम ट्रेंड हो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि मूवी प्रोड्यूसर मनीष ने ट्विटर पर लोगों से एक सवाल पूछा था कि भाई पिछले 3-4 सालों की ऐसी बॉलीवुड फिल्म बताइए जिसे आप मास्टरपीस मानते हो। सबसे ज्यादा जिन 2 फिल्मों के नाम लिए गए वो थी तुम्बाड और अंधाधुन। तुम्बाड जब रिलीज हुई थी तब इसे बॉलीवुड की सबसे धांसू हॉरर मूवी कहा गया था। 3 पीढ़ियों में बटी ये कहानी उस समय के भारत में आ रहे चेंजेस की झलक देती चलती जाती है। महाराष्ट्र के तुम्बाड नाम के छोटे से गांव में रहने वाली एक औरत अपने 2 बच्चों और एक बूढ़ी लक्कड़ दादी के साथ गुजारा कर रही है। उन्हीं में से एक बच्चा बड़ा होता है और खोज निकालता है अपने परिवार का एक बहुत पुराना रहस्य जो उसकी जिंदगी बदल देता है। राज है उसके परिवार का एक ऐसा देवता को पूछना जिसे सभी देवगणों ने नकार दिया था। वो देवता जो लालची है, वो देवता जो अनाज को तरसता है, वो देवता जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता क्योंकि ये उसकी सजा थी। वो देवता जिसका नाम लेना गुनाह है, हस्तर। हस्तर के पास सोने के सिक्के हैं। उसे लेने के लिए विनायक बार बार उसके पास जाता है। हर बार एक सिक्का लेकर लौटता है। अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। उसकी शादी हो जाती है, उम्र ढलती है, उसका बच्चा बड़ा होता है। अब विनायक का बेटा तैयार है सोने के सिक्के ले जाने के लिए। इसके बाद क्या होता है वो सदियों से कहानियों में लिखा गया है, मंत्रों पे उच्चारा गया है, दीवारों पर उकेरा गया है। लेकिन जब वो इस तरह जीवित होकर सामने आ जाता है तो सच की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती। अपने भीतर की शर्म आड़े आकर छुपा लेती है। हिंदी सिनेमा में कल्ट मूवी का दर्जा पा चुकी निर्देशक अनिल बर्वे की मूवी तुम्बाड इस हफ्ते फिर से सिनेमाघरों में पहुंच रही है। लीक से इतर कहानी, टॉप क्लास की सिनेमेटोग्राफी और डरावनी फिल्मों में एक नया अध्याय लिखने वाला मूवी का संगीत इसे कल्ट क्लासिक मूवी बना चुका है। अपनी री रिलीज पर मूवी तुम्बाड बॉक्स ऑफिस पर भी नए आयाम खोल रही है। 2018 में रिलीज हुई इस मूवी ने अपनी री रिलीज यानी 13 सितंबर 2024 की एडवांस बुकिंग में ही इतने पैसे कमा लिए हैं जितने इस मूवी ने 2018 की रिलीज के समय पहले दिन कमाए थे। संकेत यही है कि आने वाले दिनों में ये मूवी और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम लिखने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट को मूवी की री रिलीज कामयाबी में हिंदी सिनेमा का शुभ संकेत भी दिख रहा है। इसे आज तक की री रिलीज में ऑडियंस द्वारा सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली मूवी बताया जा रहा है। मूवी तुम्बाड का नाम देश की 10 बेहतरीन फिल्मों के लिए हुए सर्वे में मुगल-ए-आजम, शोले, बाहुबली के साथ लिया जा रहा है। इस साल की फिल्मों जैसे कि मुंजे और स्त्री टूट रहा हास्य और हॉरर की खुराक के साथ ऑडियंस को आकर्षित करती रही। वहीं तुम्बाड का ताना बाना नाट्य शास्त्र के अद्भुत रस के साथ ऑडियंस को बॉक्स ऑफिस की तरफ खींचने का काम करता है। बताते हैं कि मूवी तुम्बाड को बनाने में 6 से 7 साल की मेहनत लगी है। मूवी में बारिश के जितने भी सीन्स हैं वो सब असली बरसात में शूट किए गए हैं। मूवी तुम्बाड में उपयोग की गई बस 1935 के समय की है और मूवी के विजुअल इफेक्ट्स स्वीडन में तैयार किए गए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मूवी मुगल-ए-आजम के लिए इसके निर्देशक के आसिफ ने बेल्जियम से असली हीरे मंगवा कर मूवी के महत्वपूर्ण सीन शूट किए थे। मूवी को इसकी रिलीज के समय बेहद पसंद करने वाले समीक्षकों की माने तो मूवी तुम्बाड की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इस मूवी की कहानी है। दादी माँ से सुनी कहानियों जैसी इस मूवी की कहानी इसके पहले बड़े पर्दे पर कभी नहीं देखी गई। अपने रिलीज के समय तुम्बाड में पांडुरंग, विनायक, दादी और हस्तर जैसे किरदारों ने ऑडियंस को मन मोह लिया। एक अद्भुत मूवी होने के साथ ही ये मूवी एक बहुत ही साधारण और सरल सी सीख अपने ऑडियंस को देती है। लालच बुरी बला है। अब जबकि मूवी तुम्बाड दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है तो इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए ऑडियंस में खास उत्साह देखा जा रहा है। हॉरर फिल्मों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई श्रद्धा कपूर और राजकुमार स्टारर मूवी स्त्री टू ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। मूवी ने इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का दर्जा हासिल कर लिया है। ऐसे में तुम्बाड के बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने की उम्मीदें हैं। तुम्बाड से पहले सिनेमा घरों में और फिल्में भी री रिलीज की गई हैं। इस लिस्ट में गैंग्स ऑफ वासेपुर, रहना है तेरे दिल में, कांतारा, हम आपके है कौन, मैंने प्यार किया, डर भी शामिल है।
तुम्बाड को अनिल बर्वे ने मितेश शाह, आदेश प्रसाद और आनंद गांधी के साथ मिलकर लिखा था। हालांकि उस वक्त फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी और 13.6 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। अब तुम्बाड को लेकर क्रेज बहुत अलग है। तुम्बाड की एडवांस टिकट की बात करें तो अब तक तुम्बाड की 6000 टिकट्स बिक चुकी है। सोहम के प्रशंसकों के पास उनसे पूछने के लिए केवल एक ही सवाल, तुम्बाड 2 के बारे में क्या? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह कहते हैं, हम तुम्बाड 2 के लेखन चरण में हैं। मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बनाना चाहता कि पहला भाग सफल रहा। जब तक मैं कहानी से संतुष्ट नहीं हो जाता या जब तक मेरे पास कुछ ऐसा नहीं आ जाता जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब हम लिखना समाप्त कर लेंगे तभी हम निर्णय लेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से दूसरा भाग, तीसरा भाग और इसी तरह आगे भी बनाना चाहता हूँ। सोहम शाह की कल्ट पीरियड हॉरर ड्रामा तुम्बाड 13 सितंबर को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने के लिए तैयार है और री रिलीज से पहले सोहम शाह ने तुम्बाड 2 के कथानक का खुलासा किया और बड़े पैमाने पर एक नई मूवी का टीजर भी जारी किया। बातचीत के दौरान सोहम शाह ने खुलासा किया कि वो तुम्बाड के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। सोहम ने कहा कि उन्होंने सीक्वल को बनाने में 6 साल लगाए हैं और ये एक बिल्कुल अलग कहानी पेश करेगा। निर्माता ने कहा कि तुम्बाड 2 पहली किस्त का ही विस्तार होगा और इसमें तुम्बाड के विनायक राव के बेटे पांडुरंग चरित्र के साथ अमरता की अवधारणा को दर्शाया जाएगा। सोहम ने कहा कि हमने तुम्बाड में लालच का तत्व देखा था और वे इसके सीक्वल में मनुष्य के एक और नकारात्मक पहलू को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेता से निर्माता बने सोहम शाह ने अपनी आगामी मूवी संतोष लक्ष्मी का भी अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि संतोष लक्ष्मी तुम्बाड से बड़ी मूवी होगी और इसमें पहाड़ की गुफाओं के अंदर जाने वाली ट्रेनों जैसी रोमांचक अवधारणाएं पेश की जाएंगी। लल्लन टॉप के साथ हाल ही में बातचीत में सोहम शाह ने खुलासा किया कि उन्होंने तुम्बाड को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने का फैसला लिया क्योंकि मूवी को 2018 में अपनी मूल रिलीज पर उचित क्रेडिट नहीं मिल पाया था। मराठी लेखक नारायण धारप की लिखी हुई कहानी 1993 में राही अनिल बर्वे को उनके एक दोस्त ने सुनाई थी। राही ने एक इंटरव्यू में कहा कि काफी समय बाद जब उन्होंने वो कहानी पढ़ी तो उन्हें उसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उस दिन उनके दोस्त की सुनाई हुई कहानी उनके दिलो दिमाग पर एक साया बनकर छा गई थी। कहानी थी हस्तर की। प्रजनन और धन्य धानी की देवी ने जब दुनिया बनाई तो हस्तर उसका पहला बच्चा हुआ। उसके बाद 16 करोड़ देवी देवता और हुए, लेकिन हस्तर उसका सबसे प्यारा रहा। इस लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। देवी के दिए हुए धन पर कब्जा कर लिया हस्तर ने, लेकिन उसके भीतर का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने अपने भाई बहनों के हिस्से का खाना भी छीनने की कोशिश की। इस पर नाराज होकर उसके भाई बहनों ने उस पर हमला बोल दिया। हार जाने पर वो अपनी माँ की शरण में गया। देवी ने उसकी जान बख्श देने की गुजारिश की। हस्तर की जान बख्शी हुई, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि उसे कहीं भी पूजा नहीं जाएगा, उसका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा, कोई उसके बारे में बात तक नहीं करेगा। बेटे की इस हरकत से लाचार माँ ने उसकी जान बचाए रखने के लिए उसे वापस अपनी कोख में रख लिया। दुनिया हस्तर को भूल गई, लेकिन एक दिन एक परिवार ने उसे याद किया। काल चक्र के पहिए से एक सींग टूट गई, हस्तर का मंदिर बना और उसका शाप एक परिवार के लिए वरदान बनकर सामने आया। इस वरदान की उपज काटने के लिए बने हथियार बड़े होते गए। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी लालच हलाहल की तरह उत्तराखंड से और नसों में फैल गया। विडंबना ये थी कि देवी की कोख से उपजे उसके पहले बच्चे का छू जाना ही अमर तत्व दे जाता था। ये अमर तत्व विश्व को नहीं काटता, लेकिन शेराओं का कंपन बनाए रखने की कुवत इसमें विद्यमान है। जिसे हस्तर ने छू लिया वो मर ही नहीं सकता। मौत के साथ गलबहिया करता हुआ खुद यमराज के पैरों पर भी लौट जाए तो भी नहीं। लक्कड़ दादी को बताया ये सच। मूवी के अंत में जाकर इस तरह खुलता है कि थमी हुई सांस कब धौंकने की तरह चलनी शुरू हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, अपोस्टल। डैन स्टीवंस उसमें लीड किरदार में थे, जिसका नाम था थॉमस रिचर्डसन। द अपोस्टल नाम से भी एक मूवी आ चुकी थी, लेकिन वो 2 दशक पुरानी थी और उसकी कहानी दूसरी थी। ये अलग मूवी है।
कहानी है एक ऐसे टापू की जहां थॉमस की बहन जेनिफर को कैद कर लिया गया है। फिरौती की खातिर वो उसे छुड़ाने इस द्वीप पर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस टापू पर एक देवी रहती है। वो जीवन दे सकती है, सूख चुके पेड़ पौधों में जान फूंक सकती है। उसकी इस ताकत का फायदा उठाने के लिए वहां के मुखिया ने उसे बांध कर कैद कर लिया है। उसके भोजन के लिए लोगों को कैद कर उन्हें पीस दिया जाता है, फिर जबरदस्ती उसके गले के भीतर खून, मांस और मज्जा उतार देते ताकि द्वीप पर पेड़ पौधों फूल फल सके, फसल हो सके। थॉमस की बहन भी उसके खाने के लिए अब तैयार कर दी गई है। थॉमस उसे बचाने जाता है। वहां एक पेड़ से लपेट कर बांध दी गई देवी गुहार लगाती है थॉमस से कि वो उसे आजाद कर दे। उसकी कोख थक चुकी है, वो अब और जीवन नहीं दे सकती। थॉमस उसे आग लगाकर आजाद कर देता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। मूवी के अंत में एक बेहद खूबसूरत सीन है जहां अधिक खून बह जाने के कारण थॉमस जमीन पर गिर जाता है। उसकी बहन और द्वीप के बाकी लोग नाव लेकर जा चुके हैं। वो नहीं जा सकता, वो थक चुका है। उसके शरीर से खून बहकर मिट्टी में मिल गया है। वहां से कोपले फूट रही है। वो कोपले धीरे धीरे थॉमस के आसपास लिपटती है, उसके भीतर घुस जाती है। उसके भीतर की बची हुई जान धरती सोख लेती है। जहां से जो आया था वो वहां वापस चला जाता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे माही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। तुम्बाड़ मूवी के सबसे मुग्ध कर देने वाले सीन में से एक वो है जब विनायक सोने की मुद्रा लेने के लिए देवी की कोख में उतरता है। उसकी दीवारें थरथरा रही हैं। एक जीवित कोख जिसने पूरी दुनिया को जीवन दिया है, अपने पहलौठी के लाल को आश्रय दिए जस की तस बनी हुई है। उसमें उतरकर हस्तर से सोना छीन लाना विनायक के लिए एक रूटीन बन गया है। इतना कि उसका अपना बच्चा समझ गया है कि किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी उसे हस्तर से सोना छीनने के लिए। विनायक की मां एक मुद्रा से खुश थी। विनायक को कई मुद्राएं चाहिए थी। विनायक के बेटे को पूरा खजाना चाहिए था। देवी की कोख पालने भर तक की है। बच्चा पेट से बड़ा नहीं हो सकता, जीवन का यही नियम है। जो उसके नियम नहीं मानता उसका त्याग कर दिया जाता है। जन्म के साथ पैदा हुए और पले बड़े अंडाणु जीवन का केंद्र बिंदु बनकर प्रस्टिफूटित होते हैं। अगर उन्होंने अपने होने का काम सिद्ध नहीं किया तो गर्भ में उन्हें निकाल बाहर करता है। अगर भ्रूण में विकार हो तो गर्भ उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तब वो एक बोझ बन जाता है। जरूरत से ज्यादा रक्त मांस मज्जा खींचता एक पिंड, उसके सृजन से कोख को कोई फायदा नहीं। भले ही गर्भ में आना नियति रही हो सकी, लेकिन जैसा इस मूवी के ट्रेलर में भी सुनाई देता है, विरासत में मिली हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। विनायक का बड़ा लालच उस गर्भ में उतर विकार है जो निकाल दिए जाने से लायक है। अपशिष्ट की तरह इसका निर्णय और कोई नहीं ले सकता। सिर्फ वो कोख लेगी जिसने सब कुछ बनाया, उसे पाला पोसा। उसके भीतर उपचुभ होती नसें महसूस कर लेती है कि विकार बढ़ गया है। इस विकार की एकमात्र काट उसे वहीं रोक देना है, वरना रक्त बीज की तरह वो बढ़ता चला जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बलि देवी को लेनी होगी। रक्तपान करना पड़ेगा। सृजन के लिए संहार जरूरी है। मूवी की विजुअल भाषा, उसकी कहानी जितनी ही सम्मोहक है, सिर्फ मॉनसून के मौसम में शुरू हुई ये मूवी उस समय की दुनिया सामने ले आती है। उस समय के कोंकण स्थित ब्राह्मणों का रहन सहन, पहनावा, सब कुछ शीशे में उतार लिया गया है। जिन जगहों पर शूटिंग हुई है वो नेचुरल लाइट में की गई है। जो जगह है उनमें से कई ऐसी जगह है कई सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा। इससे भी बढ़कर इस मूवी की प्रतीकात्मकता, देवी की जो छवि इस्तेमाल की गई है वो पूरी दुनिया में कई जगह पर सैक्रेड फेमिनिन यानी पवित्र देवी के रूप में दिखाई गई है। जो पैगन धर्म है वो भी प्रकृति से जुड़े प्रतीकों की पूजा करता है। धरती अक्सर सैक्रेड फेमिनिन के रूप में पूजा जाती है। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के आसपास के इलाके से उपजी नॉर्स माइथोलॉजी में फ्रेया को पूर्ति, उत्पत्ति और युद्ध की देवी माना गया है। ये वही माइथोलॉजी है जिसके किरदार मार्वल स्टूडियोज की मूवी में थॉर और लॉकी के रूप में देखे जा सकते हैं। रेग्नॉर्क मूवी में हेला नाम की देवी मौत की देवी थी। वो भी नॉर्स माइथोलॉजी का ही हिस्सा है। प्रकृति को पूजने वाले समूह में गर्भ और उससे जुड़ी हर चीज पवित्र बताई जाती है। तुम्बाड़ में देवी की कोख का एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में उभरना
अपने आप में क्रांति है। सिनेमाई भाषा और लहजे में इसके बारे में सोचकर वैसा का वैसा पर्दे पर उतार लाना एक उपलब्धि है जिसके लिए डायरेक्टर को बधाई दी जानी चाहिए। एक समय था जब हॉरर फिल्मों का नाम लेते ही रामर्स ब्रदर का नाम आंखों के आगे आ जाता था। अंधेरा, डाक बंगला और वीराना जैसी फिल्में उनकी ही बनाई हुई थी, जिन्होंने भारत में काफी समय तक हॉरर फिल्मों का बाजार चलता रखा। इन सभी में सेक्स और डरावने भूतों की भरमार होती थी। काफी समय तक ये ट्रेंड चला। उसके बाद हॉलीवुड से पोजेशन या ऊपरी हवा का लगना जैसी चीजें धीरे धीरे फिल्मों में आई। इनमें भी अधिकतर फोकस भूतों और उनके डरावनेपन पर रहा। पिछले कुछ सालों तक बॉलीवुड में हॉरर के नाम पर इसी तरह की फिल्मों का चलन बना रहा। अंधेरे कमरे, उनमें खड़े भूत, कब्रिस्तान में भड़कती आत्माएं, इन सभी में हॉरर एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह रहा। फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस में एलिमेंट या तो हमेशा रोमांस का आगे रखा गया या फैमिली का। हॉरर उसे चला या जोड़े रखने का एक बहाना भर था। पर हाल के समय में हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, डर की परिभाषा की रिडिफाइन किया जा रहा है। सीमा रेखाएं दोबारा खींची जा रही हैं और साथ ही साथ मिटाई भी जा रही हैं। माइक फ्लैंगन की मूवी ऑक्यूलस हो या फिर साउथ कोरिया की किम जी वून की अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स, रिचर्ड बेट्स की एक्सीजन हो या फिर एम नाइट श्यामलन की स्प्लिट, इन सभी फिल्मों ने ऑडियंस को डर के नए पहलू से रूबरू करवाया। इन सभी फिल्मों में डर किसी बाहरी एलियंस चीज से नहीं था, अपने भीतर से धीरे धीरे बाहर निकलता एक एक्सपीरियंस था। हॉरर की इस परिभाषा में कई चीजें जुड़ी। इंसानी स्वभाव के अलग अलग हिस्सों का अपना रिएक्शन होता है डर को लेकर, उनसे उपजा भय भी किसी रूप में आ जाता है। एक्सीजन में एना लिन मैककॉर्ड का किरदार अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर किन गहराइयों में पहुंच चुका है ये उसके आसपास के लोग देख भी नहीं पाते। मूवी के कुछ सीन्स में एना का किरदार पॉलिन जिस तरह की चीजें सोचता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अपने भीतर का डर पहचान कर उसका सामना कर पाना सबसे डरावनी चीजों में से एक है। उसे पर्दे पर देखना या उतारना तो दूर की कौड़ी है, शायद इसलिए सब ये कर नहीं पाते। इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि भारत में बन रही हॉरर फिल्में अब भूतों को सिर्फ डराने के काम तक सीमित नहीं रखी गई है। जहां एक और ओरिजिनल लोक कथाओं और मिथकों पर फिल्में बनाने का रिस्क लिया जा रहा है, जैसे परी, स्त्री, वहीं डर के मूल स्रोत को उसके सिंगल डायमेंशन से निकालकर मल्टी डायमेंशन में लाया जा रहा है। डर अपने आप में सिर्फ एक भूत प्रेत या जिन के रूप में फलीभूत नहीं हो रहा है, एक फैक्टर तक सीमित नहीं रह रहा, खुद में किरदार बन रहा है। ये एक अच्छी निशानी है। तुम्बाड मूवी को बनने में 6 साल से ऊपर लगे हैं। इस मेहनत का फल मीठा है, आने वाली कई पीढ़ियों को सींच सकता है। इसे बनाए रखने की जरूरत है। हॉरर मूवी तुम्बाड ने पूरी दुनिया में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक नया आयाम खोल दिया है। मूवी में तुम्बाड के ग्रामीण गांव को दर्शाया गया है, एक खस्ता हाल महल जो किसी प्राचीन मासिक धर्म और भयावहता द्वारा संरक्षित होता है, और एक समृद्धि की देवी का भूला हुआ पुत्र हस्तर के बारे में है। मूवी ने दुनिया भर में अपनी अनूठी कहानी, निर्देशन और रहस्य के साथ आलोचकों को और ऑडियंस को काफी प्रभावित किया था, और 75th वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आलोचकों के सप्ताह खंड में प्रीमियर करने वाली पहली भारतीय मूवी बन गई है। आनंद गांधी, जिन्होंने शानदार सिनेमा के सह लेखक, क्रिएटिव डायरेक्टर और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है, उन्होंने मूवी के निर्माण से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठाया था। तुम्बाड कई मायनों में एक विशेष प्रस्तुति है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से अलग मार्ग में भयावहता के मानस में अन्वेषण करता है और उजागर करता है। आनंद गांधी ने कहा, जबकि रंग प्रणालियां किसी भी कथा के लिए आवश्यक है, वो अक्सर गलत समझा जाने वाला विज्ञान है। हमारा रंग, मन, पैटर्न, बनावट और विरोध भाषा के साथ विशिष्ट संबंध बनाने के लिए विकसित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इस क्षमता ने अतीत में हमें घास में छिपे तेंदुओं को पहचानने में मदद की है, लेकिन इस भावना से हमेशा पीले घास में काले धब्बों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। यह गलतफहमी एक बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे पर झूठी लाली को देखकर भी हो सकती है। यहाँ आपके पास गुलाबी, नीले और चमकीले संतृप्त रंगों द्वारा निर्मित डरावनी मूवी है। हॉरर का निर्माण दिमाग के कुछ हिस्सों द्वारा किया गया है और इसलिए ये कंटेंट द्वारा प्रेरित है। उन्होंने शेयर किया कि सदियों से पुरुषों को अपने जन्म के गुण से सामाजिक अधिकार,
संपत्ति पर नियंत्रण और नैतिक अधिकार प्रदान किया गया है। पैट्रियार्कल व्यवस्था ने अपने लिंग या उनकी जाति के कारण सिस्टम से बाहर किए गए लोगों के सबसे मौलिक अधिकारों का भी लगातार उल्लंघन करने के लिए कुछ शक्ति प्रदान की है। कुछ मामलों में उनके उत्पीड़न के शिकार लोगों पर भयावह है। तुम्बाड उपभोक्तावाद, लालच यानी सोना और नशा के एक विषैले मिश्रण द्वारा संचालित शक्ति केंद्रों के आतंक के लिए एक रूपक है। ये एक पितृ सत्ता की कहानी का दावा है कि सत्तावादी सत्ता की स्थिति अपने बास्टरहुड में खो गई है, इसलिए वो अपने जैविक पिता की तरह ही नियंत्रण उत्पीड़न कर सकता है, जिससे वो किसी समय में नफरत करता था, जैसा कि उसकी विधवा पत्नी के साथ संबंधों के माध्यम से देखा गया था। ऐसा करने के लिए उसे शाब्दिक रूप से विषाक्तक लालच, गाली और सदियों से जमा की गई चोरी के दैत्य राक्षस से इस शक्ति को चोरी करना होगा। सचमुच ये होश उड़ा देने वाली मूवी है। ऐसा कम ही होता है कि कोई हॉरर मूवी आमतौर पर बनाए गए ढांचे से आगे निकल जाए और ऑडियंस को लंबे समय तक खौफ का एहसास करा दे। इस मूवी को बनाने में काफी समय लगा तथा इसे अन्य कई पहलुओं के अलावा तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी सराहा गया। आनंद गांधी के बॉम्बे टाइम्स से इस मूवी के बारे में बात की और बताया कि शैली के साथ उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हो सकता है कि एक और तुम्बाड ना बने, लेकिन आनंद से पूछा गया कि तुम्बाड को बेहतरीन शिल्प कौशल का नमूना माना जाता है, खास तौर पर तकनीकी विभागों से। उस मूवी में आपका सफर कैसा रहा? आनंद ने कहा, तुम्बाड के साथ मैं विश्व मंच पर भारतीय उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लेता था। हमने सृजन के हर पहलू, पटकथा, कला, छायांकन, वेशभूषा को अपनी कल्पना की पिछली सीमाओं को पार करने की आकांक्षा के साथ अपनाया। ये रास्ता कठिन था, लेकिन सौभाग्य से हमें ऐसा परिणाम मिला जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। इसके बाद आनंद से पूछा गया कि वास्तव में आपको इस पैमाने की मूवी बनाने के लिए क्या उत्साहित किया गया। उन्होंने कहा, शिप ऑफ थीसिस के बाद मैंने अपने शिल्प की सीमाओं को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। मैं ऐसी किसी चीज पर काम करना चाहता था जो मुझे पहचान, स्वाभिमान, चोरी और उत्पीड़न के आदेशों के दार्शनिक प्रश्नों में गहराई से उतरने का अवसर प्रदान करें, साथ ही इन विचारों को तीव्र भावनाओं और विस्मयकारी छवियों के साथ एक आदिम मानव नाटक के व्यापक कैनवास पर चित्रित करें। तुम्बाड के साथ मैं उन घटनाओं पर आधारित एक मोशन पिक्चर इवेंट बनाने का इच्छुक था जिन्होंने मुझे जीवन भर प्रेरित किया था। अगला सवाल आनंद के लिए ये था कि आप उस समय हिंदी फिल्म उद्योग में नए थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में आपने इतनी जल्दी इतनी चुनौतीपूर्ण चीज का समर्थन करने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? आनंद कहते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के मानक के दृष्टिकोण से तुम्बाड को एक जोखिम भरा प्रोडक्शन माना जा सकता है। ये मानस की एक उन्मुक्त खोज है जो स्टार पावर और रोमांटिक क्लच के बजाय अपने विषय, सिनेमेटोग्राफी, संरचना और प्रदर्शन के माध्यम से सामने आती है। हालांकि एक निर्माता, रचनाकार के रूप में मेरे लिए ये हमेशा आसान रहा है। मैं संस्कृति के द्वारपालों द्वारा समर्थित इस धारणा को अस्वीकार करता हूँ कि दर्शक केवल एक निश्चित प्रकार की सिनेमा की तलाश में है। कुछ ऐसा बनाएं जो दिल को छू जाए, प्रेरित करे, विस्मय में डाले और दर्शक उसका पूरा दिल से स्वागत करे। मीडिया ने पूछा आनंद से कि तुम्बाड में सबसे कठिन चीज क्या थी। दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक फिल्में लाखों डॉलर के विशाल बजट से बनाई गई है। तुम्बाड की हमारी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती थी लागत, एक अंश पर समान गुणवत्ता और पैमाने को प्राप्त करना। हम सभी ने इसे बनाने में कष्ट सहे और हमें अपने संघर्षों से सामंजस्य बिठाने में वर्षों लग गए। इसे बनाने में लगे वर्षों में परियोजना को बनाए रखने में अंतहीन चुनौतियां थी, लेकिन सपने के प्रति हर सदस्य की प्रतिबद्धता अटूट रही। हॉरर फिल्मों में आमतौर पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस मूवी में गायब थे। अगला सवाल ये था कि आप इनके बिना कैसे खेल पाए। जबकि ट्रॉप स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते, वे सिर्फ कहानी कहने का व्याकरण है। हॉरर में थके हुए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए ट्रॉप्स भरे पड़े हैं जो सस्ते रोमांच पैदा करते। तुम्बाड में डरावने दृश्य या अनावश्यक खून खराबे से डर नहीं आता। ये लालच, उत्पीड़न, प्रेत सत्ता की ईंटें बिछाता है और दीवारों के करीब आने पर क्लॉस्ट्रोफोबिया का आनंद उठाता है।
डर चौंकाने या बदसूरत होने में नहीं, बल्कि मूड में है, इसके कॉन्टेक्स्ट और इसके अर्थ के मूल में है। आनंद से एक आखिरी सवाल मीडिया वालों ने पूछा कि आज क्या आप एक और हॉरर मूवी बनाना चाहेंगे और तुम्बाड को एक फ्रेंचाइजी में बदलना चाहेंगे? डर और आतंक से जुड़े सवाल हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक हैं। उनके इर्द गिर्द की चिंताएं मौलिक हैं, आंतरिक हैं, और मैं उन्हें हर आगे तक तलाशना चाहूँगा। हालांकि क्योंकि मैं अपने जीवन काल में केवल सीमित संख्या में कहानियां ही बता सकता हूँ, इसलिए मैं उन कहानियों के बारे में ध्यान से और गहराई से सोचता हूँ जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ। हर बार नई अंतर्दृष्टि को समेकित करना गुण है, बजाय इसके कि मैं पहले से साझा की गई चीज़ों पर फिर से विचार करूं। तो तुम्बाड पर मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन इस शैली में मेरा काम अभी स्टार्ट ही हुआ है। सोहम शाह की हॉरर मूवी तुम्बाड 13 सितंबर को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने वाली है। उससे पहले मेकर्स ने मूवी का एक और पोस्टर रिलीज किया है। मूवी की एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के मुताबिक अब तक मूवी के 13,000 टिकट्स बुक हो चुके हैं, जिसमें से पीवीआर और आइनॉक्स में मूवी के 9200 और सिनेपोलिस में 3800 टिकट्स बिके हैं। ये एक हॉरर मूवी है जो ओरिजिनली 2018 में रिलीज हुई थी। कोई मोई की रिपोर्ट के हिसाब से उस समय ओपनिंग डे पर मूवी ने 65 लाख की कमाई की थी, लेकिन इस बार ये मूवी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसे राही अनिल बर्वे ने डायरेक्ट किया है। राजस्थान के श्री गंगानगर के व्यवसायी सोहम शाह ने अपनी जिंदगी के 7 साल, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति भी बेचकर तुम्बाड का निर्माण किया। तुम्बाड एक ऐतिहासिक लोकगीत है जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है। शाह कहते हैं कि इन त्यागों के बावजूद उन्हें कोई पछतावा नहीं है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूवी शिप ऑफ थीसिस और वेब सीरीज महारानी और दहाड़ में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर शाह ने बताया कि 2018 का ये हॉरर ड्रामा एक मूल्यवान निवेश साबित हुआ है, क्योंकि ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। शाह ने एक न्यूज़ वायर से बातचीत के दौरान कहा, मैंने तुम्बाड बनाने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। मैंने इस क्षेत्र में पैसा खो दिया है, लेकिन मैं पैसे के लिए फिल्में नहीं बनाता। मेरे लिए ये सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं रही कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा किराया कहाँ से आएगा। ये सब शुरू से ही सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन के 7 साल तुम्बाड को दिए। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा तो भी तुम्बाड हमेशा जिंदा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम 6 साल बाद भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि लोग आज से 10 साल बाद भी इसके बारे में और भी बातें करेंगे। मैं रियल एस्टेट से हूँ और तुम्बाड एक अच्छा निवेश रहा है। अभिनेता ने बताया कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं भोजन, आश्रय और उनके बच्चों की परवरिश और शिक्षा है। मेरे जुनून का स्थान अगला है और मैं इतना जुनूनी हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी त्याग सकता हूँ। उन्होंने कहा, राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित तुम्बाड का प्रीमियर वेनिस अंतर्राष्ट्रीय मूवी महोत्सव में आलोचकों के सप्ताह खंड में हुआ था। महाराष्ट्र के एक गांव में स्थापित हिंदी मूवी विनायक राव यानी शाह के लालच और जुनून में उतरती है, क्योंकि वो एक पौराणिक खजाने की खोज करता है जिसकी रक्षा दृष्ट हस्तर करता है। शाह ने कहा कि समय के साथ ऑडियंस ने ये पहचान लिया है कि तुम्बाड एक ऐसी मूवी है जिसे बड़े पर्दे पर देखा जाना चाहिए। जब भी आप सोशल मीडिया पर इस मूवी के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने एक इवेंट मूवी बनाई है, ये एक त्योहार की तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्यशाली थे कि उन्हें सिनेमाघरों में देखने का मौका मिला। एक व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि इसे OTT पर देखने का पछतावा है और काश वो इसे थिएटर में देख पाता, अब उसे वो मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, किसी अन्य मूवी के बारे में इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। लोगों को एहसास हुआ है कि मूवी OTT पर देखने के लिए नहीं है, ये एक सिनेमा मूवी है, जिसका कारण ये है कि इसे इस तरह से बनाया गया है, इसके VFX, बैकग्राउंड और सिनेमेटोग्राफी के साथ। शाह ने ये भी बताया कि मूवी अपनी शुरुआती रिलीज के समय ऑडियंस तक ठीक से नहीं पहुंची। उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर सीक्वल के बारे में सवाल मिलते हैं। जब भी मैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पर कुछ पोस्ट करता हूं तो केवल 2 तरह की टिप्पणियां होती हैं, तुम तुम्बाड 2 कब बना रहे हो, या तुम मूवी को सिनेमाघरों में फिर से क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो। लोग तुम्बाड को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं उन्हें सिनेमाघरों में ये मूवी देखने का एक और मौका देना चाहता हूँ।
शाह अगली बार मूवी क्रेजी में नजर आएंगे जो नवंबर में रिलीज होगी। सोहम शाह की मूवी तुम्बाड एक बार सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये एक हॉरर मूवी है और मूवी को लेकर फैंस बहुत ही एक्साइटेड हैं। मूवी में सोहम शाह ने एक्टिंग करने के साथ साथ मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। सोहम शाह ने बेहतरीन कलाकार और प्रोड्यूसर हैं। आज हम आपको सोहम शाह की कुछ ऐसी ही फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। साल 2009 में रिलीज हुई इस मूवी से सोहम शाह ने एक्टिंग की शुरुआत की थी। इस मूवी में सोहम शाह के साथ मिथुन चक्रवर्ती, ओम पुरी और मुकेश तिवारी जैसे कलाकार नजर आए थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी, इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। इसके बाद सोहम शाह के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले मूवी शिप ऑफ थीसिस भी बनी। इस मूवी में भी सोहम शाह ने एक्टिंग की। इस मूवी को बेस्ट फीचर मूवी की कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। सोहम ने मूवी में एक्टिंग भी की थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है। इस मूवी को आप YouTube पर भी देख सकते हो। साल 2023 में सोहम शाह वेब सीरीज दहाड़ में नजर आए थे। इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में नजर आई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज की रेटिंग 7.6 है। हर कोई इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है। जब मूवी पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो उसे ऑडियंस से बहुत प्यार नहीं मिला था। बाद में OTT के जरिए तुम्बाड को ऑडियंस का प्यार मिला। अब जब मूवी दोबारा रिलीज होने जा रही है तो मूवी के प्रोड्यूसर और एक्टर सोहम शाह मूवी के प्रमोशन में लग गए हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में सोहम ने अपनी फिल्मों और काम करने के तरीके पर बात किया। साथ ही उन्होंने आमिर खान को अपना गुरु बताया। सिद्धार्थ करण के साथ बातचीत में सोहम शाह से सवाल किया गया कि अक्षय कुमार साल की 5-5, 6-6 फिल्में करते हैं। लोग कहते हैं इसी वजह से उनकी फिल्में चल नहीं रही। और एक होता है आमिर खान स्कूल ऑफ थॉट, एक टाइम पर एक मूवी। आप किस स्कूल ऑफ थॉट में मान रखते हो? इस सवाल के जवाब में सोहम ने तुरंत कहा, मेरा स्कूल ऑफ थॉट आमिर खान वाला है। उन्होंने कहा, मैंने मेरे जीवन में आमिर खान के हिसाब से काम किया है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जो स्कूल का सिलेबस था वो फॉलो करते थे। मैंने जो कुछ सीखा फिल्मों से सीखा है और वो मैंने मेरे बिजनेस में भी इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है सिर्फ मूवी लाइन में ही काम किया है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा, आमिर खान से मैंने सीखा था कि काम करो, अच्छे से काम करो। मैंने जो मेरा रियल स्टेट का काम किया, एक ही काम किया पर वो अच्छे से किया। नहीं तो उस समय क्या होता, आदमी की जब चलती है तो वो पेट्रोल पंप भी खोल लेता है, 10 कॉलोनी काट देगा और 10 चीज़ें कर देगा। मैंने एक काम पर फोकस किया, उसका फल मुझे आज भी खरा हुआ मिल रहा है। सक्सेस जो बाइक मुझे अभी मिल रहा है। इसके बाद सोहम ने आमिर खान को गुरु बताते हुए कहा, मैं तो आमिर खान को अपना गुरु मानता हूँ। मेरे लिए मेरे द्रोणाचार्य हैं वो। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ। वो जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कैसे काम करता है मुझे भी नहीं पता है, इसलिए उस पर कमेंट करने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। पर मेरा स्कूल ऑफ थॉट आमिर खान है। सोहम शाह हिंदी सिनेमा में चर्चित नाम बनकर उभरे हैं। सोहम शाह ने महारानी, तुम्बाड़, दहाड़, तलवार जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में अपने शानदार अभिनय से एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। वेब सीरीज महारानी और दहाड़ में उनका काम सराहनीय है। सोहम शाह ने अभिनय की कोई पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं ली और ना ही उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड है। बावजूद इसके सोहम शाह की कामयाबी लोगों को प्रेरणा दे रही है। सोहम शाह से उनके जीवन और फिल्मी करियर के बारे में आउटलुक से मनीष पांडे ने बातचीत की। सोहम से पूछा गया, आपने किन सिचुएशन में अपनी शुरुआत की? उन्होंने बताया कि मेरा जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। मुझे बचपन से ही सिनेमा का शौक था। सिनेमा घर में मूवी देखने का अलग ही क्रेज था। मुझ पर शाहरुख खान की मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा गहरा प्रभाव पड़ा। एक नई दुनिया खुल गई थी सामने। मन में इच्छा हुई कि कुछ ऐसा ही काम मैं भी करूं। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूं वहां आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिम्मेदारियां बहुत थी। इस कारण अभिनय मेरी पहली प्राथमिकता नहीं थी। मैं बिजनेस करता था, बिजनेस में ही मेरा जीवन बीत रहा था। आगे सोहम से पूछा गया कि अभिनय की तरफ आना किस तरह से हुआ। सोहम कहते हैं, मैंने कभी रंगमंच किया और ना ही कभी किसी एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई की। जवानी तक मैंने कभी एक्टिंग की ही नहीं थी। मैं तो बिजनेस में व्यस्त था। जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो मन में विचार आया कि अब अपने सपने को पूरा करना चाहिए। तब मैं मुंबई आया और अपने अभिनय की दुनिया को खोजने लगा, खंगालना स्टार्ट किया। मुंबई एक बड़ी दुनिया है जहां हजारों लोग अपने सपने को सच करने आते हैं। यदि आप अनजान हो, अपरिपक्व हो तो आपका संघर्ष लंबा होता है। मैंने जी तोड़ मेहनत की और लगन से काम किया। इसका नतीजा ये निकला कि देर से सही मुझे पहचान जरूर मिली। सोहम के लिए अगला सवाल था,
मुंबई में काम पाने के लिए किन चुनौतियों का सामना किया? मुंबई में मेरी यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही। सोहम कहते हैं, जब आप गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपको कई स्तर पर चुनौतियां यानी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये तो मेरा नसीब था कि मैं कर गया, अन्यथा यहाँ बेहद प्रतिभावान कलाकार संघर्ष करते हुए खत्म हो जाते हैं, उन्हें एक अवसर तक नहीं मिलता। मैं एक तरफ अपनी एक्टिंग की क्राफ्ट को निखारने का काम कर रहा था तो दूसरी तरफ मुंबई में टिके रहने के लिए काम ढूंढता था। दोनों में संतुलन बनाना कठिन था। मैं 7-8 साल तक तनावपूर्ण स्थिति में रहा। बार बार विचार आता था कि सब छोड़कर वापस चल जाऊं। मुझे लगता था कि मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। 2 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, मगर मेरे आगे अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। वापस जाने का मतलब होता कि सपने की मौत। उन्हीं दिनों में तुम्बाड़ नाम की मूवी बना रहा था। मुझे इस मूवी पर बहुत भरोसा था। नसीब से ये मूवी सफल रही और मेरे लिए रास्ते खुल गए। सोहम से कई सवाल किए गए, उसमें एक ये भी सवाल था कि अपनी अभी तक की यात्रा को किस तरह से आप देखते हो। सोहम कहते हैं, मैं अपनी यात्रा को लेकर संतुष्ट हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैं मुंबई खाली हाथ आया था, मुझे अभिनय का कुछ ज्ञान नहीं था, फिर भी आज मुझे पसंद किया गया है, मुझे काम मिला है और मेरी सराहना हुई है। इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने देखा है कि लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद काम हासिल नहीं कर पाते। काम मिलता है तो उन्हें ऑडियंस स्वीकार नहीं करते। अपने आसपास की स्थिति को देखने और समझने के बाद मुझे में काम के प्रति संतोष है। सोहम से ये भी पूछा गया कि आने वाले समय में किस तरह का काम करना चाहेंगे, तो उस पर वो कहते हैं कि मैं कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। मुझे कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी फिल्मों में भी अपना प्रभाव छोड़ पाऊँ। इसके अतिरिक्त मैं एक्शन फिल्में भी करना चाहता हूँ। ये तमन्ना लंबे समय से मेरे अंदर है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपने सपनों को खुलकर जी सकूँगा। आखिरी सवाल सोहम से पूछा गया, एक अभिनेता के तौर पर आपके सामने आज किस तरह की चैलेंजेस है? सोहम कहते हैं, आज सबसे बड़ी चुनौती है एक अच्छी स्क्रिप्ट का मिलना। पहले के ज़माने में लेखक बहुत फोकस के साथ लिखते थे। उन्हें किरदार, भाषा, कहानी की गहरी समझ होती थी। यही कारण है कि उन फिल्मों का असर आज भी 50 साल बाद भी काम कर रहा है और इसका असर कम भी नहीं हुआ है। आज के लेखकों में भटकाव बहुत है, ये ऑडियंस को कमतर आंकते हैं। इस कारण कहानियों में दम नहीं होता और बड़े स्टार, बड़े बजट, खूब सारी मार्केटिंग के बावजूद मूवी पिट जाती है। यदि आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आपका 50% काम हो जाता है। हिंदी सिनेमा में इस दिशा में काम किए जाने की जरूरत। लालच, सोना और एक राक्षस देवता का श्राप, तुम्बाड़ की समृद्ध दृश्य कथा में ये सब और बहुत कुछ शामिल है। महाराष्ट्र में 1918 और 1947 के बीच की बैकग्राउंड पर बनी राही अनिल बर्वे की पहली निर्देशित मूवी एक ब्राह्मण परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानी है, जो एक पैतृक खजाने की तलाश में है जिसे देवताओं ने नष्ट कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक इस देसी हॉरर मूवी को नहीं देखा है, शायद ये बॉलीवुड द्वारा दर्शकों के लिए पेश की गई सबसे अच्छी मूवी है। उनके लिए अब नजरें हटाने का समय आ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्बाड़ देखी है उनके लिए भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्तर कौन है, ये सवाल अनुत्तरित है। और जैसा कि हम मूवी से गिरे हुए दिव्य प्राणी की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आगे कुछ स्पॉइलर होने वाला है। तुम्बाड़ का डर परिधि में छायाओं की हरकतों या चरम राते पुराने लोहे के दरवाजों से नहीं, बल्कि हर आदमी के भीतर छिपे काले शून्य से है। और हस्तर पतित देवता से दानव बना ये इकाई है जो उन सभी के भीतर शून्य की तलाश करता है जो उसका सोना चाहते हैं। लेकिन हस्तर था कौन और उसकी किंवदंती कितनी सच है, ये समझने के लिए कि भारत की पौराणिक कथाओं में हस्तर का क्या स्थान है, हमें पहले यही समझना होगा कि वो कहाँ से आया था। तुम्बाड़ के अनुसार हस्तर का मिथिक है। ये दुनिया समृद्धि की देवी द्वारा बनाई गई है जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। पृथ्वी उसका गर्भ थी और उसके पास सोने और अनाज के बड़े भंडार थे। इस गर्भ से उसका पहला बच्चा, उसका पसंदीदा और उसके बच्चों में सबसे दुष्ट हस्तर पैदा हुआ। हालांकि एक दिव्य प्राणी के रूप में जन्मा हस्तर के इरादे नेक नहीं थे। हम देवी के धन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे, जबकि उसने उसे सोना रखने दिया। उसे 16 करोड़ भाई बहनों ने उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही उसने अनाज, जिससे देवताओं और मनुष्य को समान रूप से भोजन मिलता है, के लिए हाथ बढ़ाया,
कमजोर और उनके हमलों को झेलने में असमर्थ रहे। हस्तर की मां ने उसे बचाया और उसे वापस अपने गर्भ में रख लिया, लेकिन इसकी ये कीमत थी, उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। वास्तव में उसका नाम हटा दिया जाएगा और अनंत काल के लिए किसी भी ग्रंथ से सेंसर कर दिया जाएगा। हालांकि पृथ्वी पर कैद होने के कई युगों बाद भी राक्षस देवता की पूजा नहीं की जानी थी, लेकिन महाराष्ट्र के तुम्बाड गांव के एक ब्राह्मण के एक परिवार ने उनकी याद को एक बार फिर से जीवित कर दिया। हस्तर की कथा के कथाकार और मूवी के नायक विनायक कहते हैं कि परिवार देवताओं की इच्छा के विरुद्ध गया और अपने गिरे हुए भाई की पूजा करने लगा, क्योंकि उसका श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ। बाद में मूवी में हम देखते हैं कि हस्तर सोने के सिक्के से भरा एक अथाह पर्स पहनता है, जिसे परिवार के सदस्य अपने हाथों से डुबाने की कोशिश करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। इस अशिष्टता के कारण विनायक को अपने बेटे से कहते हुए सुना जाता है, जब से उनके पूर्वजों ने हस्तर की पूजा करना स्टार्ट किया है, देवताओं ने तुम्बाड को श्राप दे दिया है और उनका क्रोध लगातार बारिश के रूप में स्वर्ग से गिरता है। लेकिन मौसम शायद उस इकाई की पूजा करने का सबसे सुखद पहलू है, जिसका अस्तित्व ईश्वरीय आदेश से मिटा दिया जाना चाहिए था। हस्तर की पूजा करने वाले सभी लोग खुद को लालच के चक्र में फंसते हुए पाते, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को दोहराता है, दुर्भाग्य लाता है और परिवार और जीवन को नष्ट करता है। हालांकि तुम्बाड में हस्तर को हिंदू देवता के रूप में देखा गया है, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्तर का कोई उल्लेख ही नहीं है। ये तथ्य मूवी की कहानी में अच्छी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि हस्तर के जीवन को बख्शने के लिए देवताओं की शर्तों के अनुसार हस्तर का सारा उल्लेख मिटा दिया जाना था। ये भी ध्यान देने योग्य है कि हस्तर को उसके परिवार द्वारा नीचे गिराए जाने का मिथिक ग्रीक पौराणिक कथाओं के बड़े देवताओं टाइटनस से मिलता जुलता है, जो ओलंपियन के पूर्ववर्ती थे। गया से जन्मे ग्रीक धरती माता की आकृति जो तुम्बाड से बहुतायत की देवी के लिए खड़ी हो सकती थी, लेकिन क्रोन्स टाइटन्स का नेता था, जिसे अंततः उसके अपने बेटे जियोस ने नीचे गिरा दिया। हस्तर शुरू से ही एक बहिष्कृत व्यक्ति लग रहा था। एक और पौराणिक पात्र जो हस्तर से मिलता जुलता है वो ये है मैमोन, जिसकी कहानी बाइबल के नए नियम में पाई जाती है। भौतिक वस्तुओं के देवता मैमोन का नाम ही हिब्रू शब्द है, जिसका अर्थ है पैसा। मैमोन या तो प्रकट होता है या उसे एक ऐसी इकाई के रूप में संवर्धित किया जाता है जो लालच को आमंत्रित करते हुए सांसारिक धन का वादा करती है। तुम्बाड की असली कहानी धरती माता के पुत्र हस्तर देवता पर बेस्ड है, जिन्होंने सोने और अनाज के लालच के कारण अपनी प्रसिद्धि खो दी थी। इसलिए मनुष्य द्वारा पूजे जाने के लिए इनका इतिहास मिटा दिया गया। वास्तविक जीवन में भगवान हस्तर के बारे में कोई भी ग्रंथ या लोककथा खोजना मुश्किल है। मूवी में दिखाया गया है कि लालच के कारण हस्तर देवता को अन्य देवताओं ने श्राप दिया होता है। उन्हें श्राप मिला था कि उनको कभी याद नहीं किया जाएगा और न ही पूजा जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में भूमिगत एक विशाल खजाना है, जिसे उनके पूर्वजों ने संरक्षित किया था और कुछ कोनकड़ी ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए भूले हुए भगवान की भूत जैसी आत्मा को बुलाया। भूत जो उनकी शांति और संतोष को छीनते हैं, धन का आशीर्वाद देने के लिए वापस आते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को जाता है। तुम्बाड में दिखाया गया है कि कैसे सोहम शाह लालच में आकर अपनी मां के मना करने के बावजूद भी उस खजाने की तलाश में जाते हैं जो हस्तर की गुफा में छुपा होता है। उस खजाने को पाने की लालच में उसकी दादी की ऐसी हालत हो जाती है कि उनको मुक्ति नहीं मिली। सोहम शाह अपनी दादी को मुक्ति दिलाने के लिए उनके खजाने का राज पूछते हैं, जिसके बाद शुरू होता है डर, लालच का खूनी खेला। धरती की कोख से हस्तर से किस प्रकार खजाना लेकर आना है, ये केवल सोहम शाह को ही पता होता है। धीरे धीरे हस्तर से खजाना लाते लाते वो इतने अमीर हो जाते हैं कि अंग्रेज जानना चाहते हैं कि आखिर ये खजाना कहाँ से लाते हैं। हस्तर से खजाना लाना कोई आसान काम नहीं होता है। जबकि हस्तर अपना खाना खाता है, तब तक खजाना लेकर धरती की गर्भगृह से वापस आना होता है। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये कला वो अपने बेटे को सिखाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लालच से किसी का भला नहीं होता। लालच की वजह से पूरा खेल बदल जाता है। बेटे की वजह से बाप के जान पर बनाती है। पूरा कहानी जानने के लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। 13 सितंबर को तुम्बाड की भुराना देवी के पुत्र हस्तर देवता पर आधारित है, जिन्होंने सोने और अनाज के लालच के कारण अपनी प्रसिद्धि खो दी थी। इसलिए मनुष्य द्वारा पूजे जाने के लिए इनका इतिहास मिटा दिया गया था। वास्तविकता जीवन में भगवान हस्तर के बारे में कोई भी ग्रंथ या लोक कथा खोजना मुश्किल है।
मूवी में दिखाया गया है कि लालच के कारण हस्तिर देवता को अन्य देवताओं के श्राप ने दे दिया होता है। उन्हें श्राप मिला था कि उनको कभी याद नहीं किया जाएगा और ना ही पूजा जाएगा। कलर येलो प्रोडक्शन की तुम्बाड़ भारतीय सिनेमा की सबसे उल्लेखनीय स्लीपर हिट्स में से एक है, जो समय के साथ एक महाकाव्य में विकसित हुई है। इसकी प्रारंभिक रिलीज पर ऑडियंस एक विशिष्ट हॉरर थ्रिलर वाइब की उम्मीद में चले गए हैं, केवल एक ऐसी दुनिया में डूब गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसने मूवी को आनंद एल राय की सबसे प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक के रूप में स्थापित किया। भारत के हृदय स्थल में दिल छू लेने वाली कहानियों को सामने लाने के लिए मशहूर कलर येलो प्रोडक्शन ने डरावनी स्क्रिप्ट के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करते हुए तुम्बाड़ के नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये मूवी विशेष थी जो प्रोडक्शन हाउस के लिए नवीन तरीके से शैली की खोज में बदलाव का प्रतीक थी। तुम्बाड़ की पुनः रिलीज पर विचार करते हुए आनंद एल राय ने कहा, तुम्बाड़ हमारे लिए सिर्फ एक मूवी से कहीं अधिक है। ये अज्ञात क्षेत्र में एक यात्रा थी। आज भी संभवित तुम्बाड़ 2 के बारे में जिज्ञासा और सवाल इसके प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमें तुम्बाड़ पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है और हम ऑडियंस द्वारा इसे दोबारा देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये निसंदेह कलर येलो प्रोडक्शन की सबसे गौरवपूर्ण उपक्रमों में से एक है और शैलियों के साथ प्रयोग की यात्रा में एक और कदम भी है। सोहम शाह भैनत ये मूवी 13 सितंबर से सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है, जिसे लंबे समय से ऑडियंस और नए ऑडियंस दोनों को सिनेमाघरों में लोक कथाओं और डरावनी के अनूठे मिश्रण का अनुभव करने का मौका मिलेगा। तुम्बाड़ शायद पहली कुछ डरावनी फिल्मों में से एक थी जिसने भारतीय लोक कथाओं को डरावनी दुनिया के साथ खूबसूरती से मिश्रित किया था। समूहक कहानी कहने और अविश्वसनीय प्रदर्शन के अलावा मूवी के वीएफएक्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ऑडियंस को इसकी डरावनी दुनिया में खींच लिया। राय को अपने नवीनतम प्रोडक्शन फिर आई हसी दिलरुबा की सफलता का भी आनंद ले रहे हैं। रोमांचक थ्रिलर हसीन दिलरुबा की अगली कड़ी इस मूवी ने अपने आसपास की चर्चा के कारण ऑडियंस की संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर आई हसीन दिलरुबा के साथ कलर येलो प्रोडक्शन एक बार फिर ऑडियंस के लिए शैली परिभाषित सिनेमा लाने की अपनी प्रतिबद्धता साबित करती है। 13 सितंबर को तुम्बाड़ के बड़े पर्दे पर वापसी के साथ मूवी की अग्रिम बुकिंग अब शुरू हो गई है। आगे देखते हुए आनंद एल रॉय और कलर येलो प्रोडक्शन अपनी अगली रिलीज के लिए रेडी है, जिसमें नखरे वाली और तेरे इश्क में शामिल है। सोहम शाह भैनत मूवी तुम्बाड़ एक रहस्यमय खजाने की कहानी है जो महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे तुम्बाड़ पर आधारित है। मूवी बनाने की प्रक्रिया के दौरान लेखक ने स्क्रिप्ट में एक रहस्यमय खजाने का जिक्र किया था। इसके लिए मूवी की टीम एक ऐसे शहर की तलाश में थी जहां वाकई में ऐसी घटना घटी हो और इस तलाश में उन्हें महाराष्ट्र के तुम्बाड़ के बारे में पता चला। जब मूवी के निर्माता शूटिंग के लिए तुम्बाड़ पहुंचे तो उन्हें वहां के स्थानीय लोगों से पता लगा कि इस जगह वाकई में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। ये बात सुनकर मूवी की संपूर्ण टीम आश्चर्यचकित हो गई थी। लिहाजा मूवी का टाइटल भी तुम्बाड़ रखने का निर्णय लिया गया। मूवी में महाराष्ट्र के स्थानीय छोटे कस्बों की झलक के साथ ऑडियंस के जहन में स्वतंत्रता पूर्व युग की यादें ताज़ा करने की कोशिश की जाएगी। तुम्बाड़ में सोहम शाह विंटेज लुक में नजर आएंगे। राजस्थान बेस्ड सोहम शाह मूवी के एक्टर के साथ ही प्रोड्यूसर भी है। इसमें आनंद एल राय भी प्रोड्यूसर है। सोहम का कहना है मूवी की बैकग्राउंड प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, लिहाजा ठीक वैसे ही विलेज को ढूंढने के लिए रिसर्च और प्री प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगा। हाँ, तुम्बाड़ मौजूद है। शायद सोहम शाह आनंद एल राय प्रोडक्शन में जिस तरह से दिखाया गया वैसा नहीं हो, लेकिन ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन में रत्नागिरी के खेड़ जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये गांव मुंबई से लगभग 6.5 घंटे की दूरी पर और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हालांकि मूवी में जो दिखाया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में तुम्बाड़ गांव की कोई वास्तविक कहानी नहीं है, लेकिन ये गांव की फेमस मराठी उपन्यासकार श्रीपद नारायण पेंडसे की कृति तुम्बाडचे खोट की बैकग्राउंड के रूप में काम जरूर करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी और तुम्बाड़ गांव पर बेस्ड किताब के बीच एक बात समान है कि दोनों एक ही परिवार की कई पीढ़ियों की यात्रा का अनुसरण करती आई है। मूवी तुम्बाड़ के निर्देशक राही अनिल बर्वे ने मूवी की कहानी भी लिखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की कहानी उन्होंने 1997 में ही लिखी, लेकिन उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। ओरिजिनल मूवी साल 2015 में शूट करके पूरी कर दी गई,
लेकिन टीम ने मूवी की एडिटिंग में 3 साल का समय लगाया। इसके फैक्ट्स और रिसोर्सेज को ढूंढने में टाइम लगा और साल 2018 में रिलीज की गई। इस मूवी की शूटिंग उन जगहों पर की गई जहां गुफाएं हैं। ये गुफाएं उन जगहों पर हैं जहां कोई भी नहीं रहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जगहों पर लगभग 100 सालों से कोई नहीं रहता है। मूवी तुम्बाड को बनने में 6 साल लगे। मूवी की शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक ये टाइम लगा और ये सबसे लंबी बनने वाली मूवी बनी। साल 2018 में रिलीज से पहले इस मूवी को वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। तुम्बाड का क्लाइमैक्स सीन लालटेन की रोशनी में शूट किया गया था। वो सीन कुछ ऐसा था जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सीन हैरान करने वाला था और इस सीन की शूटिंग करना सबसे मुश्किल काम था। सोहम शाह ने इस मूवी में अपने रोल के लिए 8 किलो वजन भी बढ़ाया था। 6 सालों से उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया हुआ था और सालों बाद उन्होंने अपना वजन सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के लिए बढ़ाया था। 50 लालटेन और लैम्प का इस्तेमाल इस मूवी में किया गया था। इस ऑथेंटिक मूवी की शूटिंग में काफ़ी मुश्किल हुई थी, इस वजह से इसकी शूटिंग में समय लगा। साल 2008 में इस मूवी के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन कर लिया गया था, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर ना मिलने के कारण ये कैंसिल हो गई। बाद में सोहम शाह ने इस मूवी की कहानी पढ़ी और बनाने का फैसला किया। तुम्बाड के अनुसार हस्तर की मिथिक समृद्धि की देवी से जुड़ी है, जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। हस्तर उसका पहला बच्चा नेक इरादों से नहीं उभरा। देवी की संपत्ति पर नियंत्रण पाने का लालच, आखिरकार उसके 16 करोड़ भाई बहनों के बीच युद्ध छिड़ ही गया। उसकी मां ने उसे बचाया, लेकिन इसमें एक कीमत शामिल थी। उसका नाम सभी ग्रंथों से मिटा दिया गया था। पूजा के विरुद्ध दैव्य आदेश के बावजूद तुम्बाड में कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार ने हस्तर की पूजा करने का साहस किया और उसके श्राप को अपने वरदान में बदल दिया। पतित देवता सोने के सिक्के से भरा एक अथाह थैला धारण करके उनकी पूजा का पात्र बन गए। हालांकि इससे लालच का एक चक्र शुरू हुआ जिसने गांव पर दुर्भाग्य को लाद दिया। बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी फिल्मों की री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है। अभी इस लिस्ट में एक और मूवी का नाम जुड़ रहा है। इस मूवी का नाम तुम्बाड है, जो पहले तो थिएटर्स में कम देखी गई थी, लेकिन अब इस मूवी की रिलीज से पहले मेकर्स ने एक नया ट्रेलर रिलीज कर दिया जो बेहद शानदार है। इसके अलावा मूवी की कहानी भी काफ़ी अनोखी है, जो तुम्बाड को बॉलीवुड की सबसे अलग हॉरर मूवी बनाती है। निर्देशक राही अनिल बर्वे की मूवी एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में ये मूवी री रिलीज होने वाली है। मूवी के री रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका नया ट्रेलर जारी किया था, जिसने सबसे रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस मूवी का ट्रेलर देख लग रहा है कि इस साल आई हॉरर मूवी मुंजिया और स्त्री 2 को टक्कर देने वाली है। तुम्बाड को कल्ट मूवी का दर्जा भी हासिल हो चुका है। मूवी तुम्बाड का शानदार ट्रेलर देख लगता है कि ये नए ऑडियंस के साथ मूवी देख चुके पुराने ऑडियंस को भी एक बार फिर से थिएटर्स तक खींच लाएगा। वहीं मूवी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो 1981 से शुरू होती है। ये महाराष्ट्र के काल्पनिक गांव तुम्बाड में छिपे खजाने की कहानी को दर्शाती है, जहां एक परिवार हस्तर नामक राक्षस का मंदिर बनवाता है, जिसे कोई नहीं पूछता, लेकिन वो परिवार उसका शापित धन पाने की लालच में विनाशकारी परिणामों का सामना करता है। मूवी में सोहम शाह ने विनायक राव का किरदार निभाया है। इसी के साथ वो नेगेटिव रोल में भी नजर आ रहे हैं। हॉरर मूवी तुम्बाड में मनुष्य के लोभ और मोह के बारे में बात की गई है। तुम्बाड पहली बार 12 अक्टूबर 2018 को सिनेमाघरों में आई थी और अब इसे 5 साल बाद कल यानी 13 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर से रिलीज किया जाने वाला है। मूवी के बजट की बात करें तो ये $50 मिलियन यानी कि करीब 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। मूवी को उस वक्त तो कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, तब मूवी केवल 13.6 करोड़ ही कमा पाई थी, लेकिन अब जिस तरह ने मूवी का क्रेज दिखाया है उसे देख लगता है कि ये इस बार काफ़ी अच्छा कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि एडवांस बुकिंग में ही मूवी के कई टिकट बिक चुके हैं। 24 घंटों में मूवी की करीब 6,500 टिकट्स बिक चुकी हैं। ऐसे में री रिलीज में मूवी के अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आजकल के यूथ हैं वो इस तुम्बाड को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ जहां ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही थी, अभी उसे वहां से हटा दिया गया है ताकि लोग थिएटर्स में जाके इस मूवी को देखें, क्योंकि ऑलरेडी लोग थिएटर्स में इस मूवी को डिमांड कर ही रहे थे। 2022 का वक्त, कन्नड़ भाषा की मूवी कांतारा लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है।
महज 18 करोड़ में बनी इस मूवी ने 446 करोड़ कमाई की थी। इसी बीच मूवी की तुलना लगातार 2018 की मूवी तुम्बाड से की जा रही थी। ये मुद्दा और भी ज्यादा तब गरमाया जब तुम्बाड के क्रिएटिव डायरेक्टर आनंद गांधी ने कहा कि कांतारा मूवी तुम्बाड के आगे कुछ नहीं है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों के दो अलग अलग गुट्टों के बीच जमकर बहस छिड़ गई। इन सबसे इतर दोनों ही फिल्मों के बनने की जर्नी बेहद अलग रही। जहां कांतारा 2021 से बन रही थी, वहीं तुम्बाड बनने में 21 सालों का लंबा समय लगा। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने साल 1997 में इस मूवी की स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय डायरेक्टर महज 18 साल के थे। 2009-10 के बीच अनिल ने करीब 700 पन्नों का स्टोरी बोर्ड तैयार किया। साल 1993 में अनिल के दोस्त ने उन्हें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर अनिल इतना डर गए कि उनकी पैंट तक गीली हो गई। इसी आइडिया पर उन्होंने एक मूवी बनाने का सोचा। वहीं मूवी का टाइटल मराठी नोवेल तुम्बाडचे खोट से निकाला गया। अनिल ने 2008 में मुश्किल से प्रोड्यूसर ढूंढा और लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन किया, लेकिन उस प्रोड्यूसर ने मूवी छोड़ दी तो नवाज भी निकल गए। ऐसे में 2012 में अनिल ने खुद ही मूवी को फाइनेंस करने का डिसीजन लिया। सोहम शाह को विनायक के रोल में कास्ट किया गया, जिसके लिए उन्होंने 8 किलो वजन बढ़ाया। मूवी 6 सालों में बनकर तैयार हुई। ऐसे में सोहम ने वही वजन मेंटेन रखा। जब मूवी बनकर रेडी हुई तो डायरेक्टर अनिल उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मूवी दोबारा लिखी और नए सिरे से दोबारा शूट किया। ऐसे में मूवी 2015 तक बनकर तैयार हो गई। मूवी को 120 दिनों में शूट किया गया था। वहीं गर्भ में दिखाए गए हस्तर के सीन को बिना किसी VFX के तैयार किया गया है। कांतारा की मेकिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल मूवी की शूटिंग रही। देव कोला का रोल निभाने वाले ऋषभ शेट्टी को रोजाना 50 से 60 किलो सामान उठाकर शूट करना पड़ता था। देव कोला जैसा पवित्र नृत्य करने के कारण ऋषभ ने मांसाहारी खाना त्याग दिया और पूरी शूटिंग सिर्फ नारियल पानी पीकर की। शूटिंग में फायर स्टिक से पीटे जाने पर उनकी पीठ जल गई थी। इस मूवी को 30 सितंबर 2022 में साउथ की महज 800 स्क्रीन्स पर कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था। कन्नड़ में मिली सफलता के बाद इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में भी रिलीज करने का फैसला लिया गया। इसे हिंदी में देश भर की 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वियतनाम में रिलीज होने वाली ये पहली कन्नड़ मूवी है। मूवी ने अब तक 446 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इसी बीच भेड़िया, राम सेतु, थैंक गॉड जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन उन सभी की कमाई कांतारा से कम रही। तुम्बाड का प्रीमियर वेनिस मूवी फेस्टिवल में हुआ। इस फेस्टिवल में गई ये पहली भारतीय मूवी थी। इसे फिल्म फेयर की 8 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर और बेस्ट साउंड डिजाइन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा मूवी को अलग अलग अवार्ड फंक्शन में करीब 18 अवार्ड मिले थे। अब दोनों फिल्मों की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कांतारा की बात करते हैं। एक गाँव है कुंदपुरा, जो कर्नाटक के समंदर किनारे वाला इलाका है। सदियों पहले वहां के राजा ने वहां के आदिवासी लोगों को एक जगह भेंट में दी थी, ताकि वो वहां पर अपना घर और मंदिर बना सके। बदले में उनके कुल देवता राजा की रक्षा करते थे। वो कुल देवता है पंजूरली। वो कुंदपुर के लोगों, गांव और जंगल की सुरक्षा करते हैं। ये एक लोक कथा है, या जैसे मूवी की टैगलाइन में लिखा है, दंत कथा। सालों से ऐसे चला आ रहा है, पर अब राजा के पोते को वो जगह वापस चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती ज़मीन है। साथ साथ गांव के लोग जंगल से लकड़ियाँ, जड़ी बूटी वगैरह लेते हैं और शिकार भी करते हैं। ये भी सालों से चला आ रहा है। अब एक फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, जो गांव के लोगों से कहता है कि वो जंगल की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकते। इसलिए उनके बीच भयंकर झगड़ा हो जाता है। मूवी की शुरुआत होती है शिवा यानी ऋषभ शेट्टी से, जिसके पिता भूता कोला प्रथा करते। ये कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ चुनिंदा इंसान ही कर सकते हैं। इस प्रथा में इंसान दैवीय वेशभूषा धारण करता है, वैसे वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार करता है। फिर देवता के लिए नाच और अन्य कलाओं का प्रदर्शन भी करता है। इस विधि के चलते कब उस इंसान में देवता की आत्मा आ जाती है
कोई कह नहीं सकता। शिवा को ये सब नहीं पसंद और वो इस सब से दूर रहता है। वो एक कंबला का खिलाड़ी भी है। कंबला भैंसों की रेस होती है जो हर साल होती है और अपना हीरो बड़े जोश में इसमें हिस्सा लेता है। इन सब की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे ये अपने झगड़े सुलझाते हैं, जिस चीज से शिवा अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा, उसका सामना वो कैसे करता है, ये आगे की कहानी है। शिवा के लव इंटरेस्ट के रोल में सप्तमी गौड़ा है, जिन्होंने लीला का किरदार निभाया है। 2-3 ऐसे सीन्स हैं जहां शिवा उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, जैसे उसे नहाते वक्त छुप कर देखना आदि, जो गलत है। पर इन सीन्स का मकसद है आपको दर्शाना कि शिवा कितना ओछा आदमी है। उसे हर वक्त उसकी माँ से डांट पड़ती ही रहती है, पर जब ज़रूरत आती है तो वो अपने लोगों के साथ खड़ा भी होता है। मूवी में छुआछूत भी दिखाई गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में किशोर, जिन्होंने बढ़िया काम किया। कांतारा के सिनेमेटोग्राफर अरविंद कश्यप हैं। उन्होंने जंगल के सीन बहुत ही उम्दा ढंग से कैप्चर किए हैं। म्यूजिक अजनीश लोकनाथ ने दिए हैं, जो कि फोक और रॉक का बढ़िया मिश्रण है। मूवी के एक्शन सीन बहुत धांसू हैं और इनको कोरियोग्राफ किया है 2 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके विक्रम मोर ने। इस मूवी की खूबी इसकी स्टोरी टेलिंग है। रीमेक और अडैप्शन के दौर में हमें एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जो बहुत ही लोकल है और लोगों से ज़हनी तौर पर जुड़ी हुई है। बहुत ही रिच कल्चर और हेरिटेज को दर्शाया गया। बहुत कलरफुल क्लोज अप्स और इन सबसे अद्भुत विजुअल एक्सपीरियंस बनता है। ऐसे कई सीन्स हैं जिनमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्शन भी इतना सही है कि पूछो मत। कभी कीचड़ में, कभी छत पर, कभी बारिश में, और क्लाइमेक्स सही मायनों में क्लाइमेक्स है। आपको दिखता है कि ऋषभ शेट्टी ने अपनी पूरी जान लगा दी। ऋषभ शेट्टी को अपनी मूवी कांतारा के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि उसके बाद उनका एक इंटरव्यू बहुत ही वायरल हुआ। उसे देखने के बाद जनता 2 धड़ों में बट गई। ऋषभ ने कहा था कि बॉलीवुड इंडिया को गलत रोशनी में दिखाता है। इस पर कुछ लोगों ने उनकी बात के साथ शेमती दर्ज करवाई। वहीं कुछ का कहना था कि ऋषभ बेवजह नॉर्थ वर्सेज साउथ की बहस शुरू करना चाह रहे हैं। खैर, हाल ही में तेलुगु एक्टर नानी ने ऋषभ के बयान पर बात की। नानी ने इंडिया टुडे से कहा, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड इंडिया को गलत रोशनी में दिखाता है। मुझे लगता है कि ऋषभ जमीन से जुड़ी कहानियों की बात कर रहे थे। कुछ मौक़ों पर मुझे लगता है कि इमोशनल कहानी पर ध्यान देने की जगह टेक्निक और फिल्म मेकिंग के स्टाइल को अहमियत दी जाती है। ऐसा कुछ ही फिल्मों में होता है, लेकिन हिंदी में कुछ कमाल की फिल्में बनी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऋषभ का ऐसा कोई मतलब था। और पूरी बातचीत सुने बिना मैं इस मामले पर आगे कॉमेंट नहीं करना चाहता। कुछ दिन पहले अरशद वारसी का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। वहाँ उन्होंने कहा कि कल्कि में प्रभास को जोकर की तरह दिखाया गया। इस पर बहुत हंगामा मचा। कई जगह मीडिया में छपा कि अरशद प्रभास को जोकर कह रहे। एक इवेंट के दौरान नानी से भी इस बात पर रिएक्शन लिया गया। तब उन्होंने अरशद के लिए कहा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी इस बयान से मिल गई है। बाद में चलकर नानी ने अपने बयान पर अफसोस जताया। उनका कहना था कि उन्होंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा था, इसलिए उनके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं था। इसी विवाद की वजह से उन्होंने जोड़ा कि उन्होंने ऋषभ का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है। बहरहाल, ऋषभ ने मेट्रो सागा नाम के चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, इंडियन फिल्में खास तौर पर बॉलीवुड इंडिया को नेगेटिव ढंग से दिखाते हैं। ये कथित 8 फिल्में इंटरनेशनल इवेंट्स में दिखाई जाती है और उन्हें अटेंशन भी मिलता है। मेरे लिए मेरा देश, मेरा राज्य, मेरी भाषा गर्व करने का विषय है। मेरा मानना है कि उन्हें दुनिया के सामने पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाए और मैं यही करना चाहता हूँ। बता दें कि ऋषभ कांतारा की प्रीक्वल मूवी पर काम कर रहे हैं। वहीं नानी की मूवी सरी पौधा शनिवारम 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। क्रिटिक्स की तरफ से मूवी को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और यही मूवी के कलेक्शन में भी नजर आ रहा है। मूवी ने पहले वीकेंड पर करीब 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं अगर तुम्बाड़ की बात की जाए तो मूवी एक धन और सोने की देवी की कहानी है जो 190 देवताओं को जन्म देती है। उसका सबसे प्रिय बेटा हस्तर जो लालच में सारा धन और खाना लूट लेता है। जब बाकी देवता उस पर हमला करते हैं तो उसकी माँ इस शर्त में हस्तर को बचाती है कि उसके पास सोना तो होगा लेकिन कभी भी उसकी पूजा नहीं होगी और वो अन्न को तरसेगा। हस्तर को हमेशा के लिए तुम्बाड़ गांव में देवी की गर्भ कहे जाने वाले कक्ष में कैद कर दिया जाता है। 1918 में विनायक नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ तुम्बाड़ गांव में रहता है, जहां उनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है। विनायक उस औरत में से बहुत डरता है, लेकिन वो औरत हस्तर के नाम से डरती है। माँ विनायक को गांव से दूर ले जाती है, लेकिन जवानी के दिनों में गरीबी से परेशान विनायक हस्तर के खजाने की तलाश में तुम्बाड़ गांव वापस आ जाता है। वो बूढ़ी औरत विनायक को इस शर्त में खजाने का राज बताती है कि उसे मुक्ति देनी होगी। वादे के अनुसार विनायक उस औरत को जला देता है और खजाने की तलाश में निकलता है।
हस्तर के पास सोना तो था, लेकिन उसके पास अन्न नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए विनायक अक्सर गर्भ में जाकर चालाकी से सोना लेकर आता है। जब विनायक बूढ़ा होता है तो वो अपने बेटे को ये राज बताता है। एक दिन बेटे की गलती से विनायक हस्तर को छू लेता है और शापित हो जाता है, जिससे वो अपने बेटे से खुद को जलाने की विनती करता है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना स्टारर मूवी स्त्री 2 का जलवा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। मूवी की कमाई 450 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। ऑडियंस को ये मूवी बेहद पसंद आ रही है। इसी बीच इस मूवी के तीसरे पार्ट की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साल 2018 में आई हॉरर मूवी तुम्बाड के दूसरे पार्ट की भी सोशल मीडिया पर लोग बात करने लगे। बता दें कि स्त्री 2 में अक्षय कुमार कैमियो करते नजर आए थे और अब खबर आ रही है कि मूवी के तीसरे पार्ट में वो अहम किरदार में नजर आ सकते हैं। हाल ही में स्त्री 2 में स्त्री के किरदार में नजर आ रही एक्ट्रेस भूमि राजगौर ने बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत में बताया कि इस मूवी का तीसरा पार्ट जरूर आएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि तीसरे पार्ट में उनकी भिड़ंत अक्षय कुमार से हो सकती है। वहीं स्त्री 3 के अलावा मूवी तुम्बाड के दूसरे पार्ट की भी चर्चाएं होने लगी। दरअसल मूवी के एक्टर सोहम शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर मूवी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मूवी में दिखाए गए भूत हस्तर के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, हस्तर के साथ चिल कर रहा हूँ। वहीं हस्तर की तस्वीर देख लोग डर से कांप उठे हैं। सोहम शाह के साथ हस्तर की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोहम के इस पोस्ट के बाद अब लोगों के बीच इस मूवी के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा होने लगी है। इस पोस्ट पर लोग लगातार कमेंट करते हुए नजर आए। सोहम से पूछ रहे हैं कि क्या इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है। वैसे तुम्बाड 2018 में रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। अगर इसका दूसरा पार्ट आता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कमाल करेगी। अगर स्त्री 2 की बात करें तो इसकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ओ मीडिया वालों, रिलीज से 1 घंटे पहले मूवी देखने आ जाना, ये संदेश खुद स्त्री ने भेजा था। और मीडिया वालों की क्या मजाल कि स्त्री को ना कह दे। वैसे तो हॉरर फिल्में देखना उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें क्या सभी को पसंद है, लेकिन हॉरर के साथ कॉमेडी फ्री थी, इसलिए मूवी सबने देख डाली। पहली वाली स्त्री भी इसी वजह से ही देखी थी। स्त्री पार्ट 1 के मुकाबले स्त्री 2 और भी मज़ेदार है। अगर आपको हॉरर कॉमेडी देखना है तो ये मूवी आपके लिए बनी है। पार्ट 1 के मुकाबले पार्ट 2 थोड़ी ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ये मूवी आपको खूब मनोरंजन लगती है। अब इस मूवी के बारे में विस्तार से मैं बताती हूँ। चंदेरी गांव में स्त्री के जाने के बाद फिर एक बार शांति, खुशहाली लौट आई है। अब इस गांव के पुरुष खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। वैसे एक सीक्रेट बात बताते हैं कि आज भी हर रात चंदेरी गांव के प्रवेश द्वार पर स्त्री उड़ते उड़ते आ जाती है, लेकिन अपना पुतला और ओ स्त्री कृपा करना का बोर्ड देखकर वैसे ही अपने उल्टे पैर लिए सीधे सीधे वापस चली जाती है। स्त्री को भूलकर अपनी जिंदगी खुशी से बिताने वाले गांव वाले ये बात भूल गए हैं कि चंदेरी पुराण में लिखा गया था कि स्त्री के जाने के बाद गांव में सरकटे की एंट्री होगी। एक हादसे के बाद सभी को पता चल जाता है कि गांव से अचानक गायब होने वाली लड़कियां अपने करियर के लिए गांव छोड़कर नहीं जा रही हैं, बल्कि उन्हें सरकटा उठाकर लेकर जा रहे हैं। अब चंदेरी पर मुश्किल आई और रुद्र भैया, विक्की, बिट्टू, जना और श्रद्धा कपूर एक साथ ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब किस तरह से ये सभी सरकटे के आतंक से चंदेरी को बचाएंगे, ये जानने के लिए आपको थिएटर की तरफ तो रुख करना होगा और श्रद्धा कपूर की ये मूवी देखनी होगी। एंटरटेनमेंट से भरी मूवी कैसी होनी चाहिए, इसका सही उदाहरण मतलब स्त्री 2। इस कहानी में हॉरर और कॉमेडी का सही तालमेल तो नजर आता ही है, साथ ही बिना किसी को ज्ञान दिए कहानी के जरिए दिया गया मैसेज इस मूवी को एक आदर्श मूवी बनाता है। फर्स्ट हाफ में मुझे इस मूवी ने थोड़ा निराश किया था। इसकी वजह थी श्रद्धा कपूर की एंट्री। कहानी में उनकी एंट्री थोड़ी देर से हुई, लेकिन सेकेंड हाफ ने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। स्त्री बड़ी ही शानदार मूवी है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। स्त्री 2 को मैडॉक फिल्म की जियो स्टूडियो के साथ एक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अब तक के सबसे बेहतरीन पेशकश कहा जाता है। वैसे तो मीडिया के लिए जो मूवी स्क्रीनिंग होती है वहाँ ज़्यादा तालियां नहीं बजती, सीटियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन इस मूवी की स्क्रीनिंग में तालियां भी बज रही थी और 1-2 जगह सीटी भी सुनाई दी। पूरा थिएटर भरा हुआ था। आमतौर पर स्क्रीनिंग में 50 से 60% मीडिया कर्मी मौजूद ही रहते, लेकिन इस प्रेस शो की बात ही अलग थी। जिनके चेहरे पर मूवी देखते हुए एक एक्सप्रेशन भी नहीं बदलता, उन्हें हंसाने वाली मूवी आप ज़रूर देख सकते हैं।
वैसे तो मैं हमेशा मूवी के निर्देशक के बारे में सबसे पहले बात करती हूँ, लेकिन इस बार शुरुआत राइटर से करूँगी। किसी भी मूवी का पार्ट 2 बनाना मेकर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ उनके ऊपर अपने ही बेस्ट प्रोडक्ट से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी होती है। स्त्री 2 को स्त्री 1 से बेहतर बनाने का क्रेडिट जाता है राइटर निरेन भट्ट को। निरेन ने भेड़िया और मुंजिया पर भी काम किया था। निरेन हॉरर कॉमेडी मूवी में इमोशंस का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उनकी कहानियां हमारा दिल जीत लेती हैं। उन्होंने भेड़िया में बताया था कि असली हैवान भेड़िया नहीं बल्कि दिन ब दिन हमारी प्रकृति को नोचने वाले इंसान हैं। मुंजिया में उन्होंने कई स्ट्रॉन्ग महिला किरदारों से हमें मिलवाया था जो वक्त आने पर किसी भी शक्ति को काबू में कर सकती है। स्त्री 2 में भी निरेन भट्ट ने सरकटा की कहानी सुनाते हुए किस तरह से स्त्री की वजह से चंदेरी गांव में रहने वाली महिलाओं को राहत मिलती है, किस तरह से पुरुषों को उठाकर लेकर जाने वाली स्त्री की वजह से महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ रहा था, ये बताते हुए कहानी का एक नया एंगल हमारे सामने पेश किया गया है। महिलाओं का चूल्हे चौके की जिम्मेदारी से बाहर आकर अपने मुताबिक जिंदगी जीना आज भी कईयों को रास नहीं आता। जब भी कोई रेप के सामने आता है, महिलाओं को नियत और कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में बिग बॉस OTT 3 में अरमान मलिक की बीवी पर कमेंट करने वाले विशाल पांडे के परिवार ने कृतिका के लिए ये कह डाला था कि वो जानबूझकर तंग कपड़े पहनकर लड़कों के सामने आती हैं। ये बड़े शहर में रहने वालों की सोच है, फिर छोटे शहर और गांव की बात ना करे तो बेहतर ही है। स्त्री 2 की सबसे अच्छी बात ये लगी कि निरेन ने सरकटे की कहानी के जरिए छोटी सोच रखने वाले कईयों को मनोरंजन से भरपूर मूवी के जरिए कड़वी दवाई भी पिलाने की कोशिश की है। निरेन ने अमर कौशिक का आधा काम तो अपनी स्क्रिप्ट से ही आसान कर दिया, वरना मूवी का दूसरा पार्ट तो छोड़ दीजिए। राज और डीके की सोच के आगे किसी का बस नहीं चलता। अमर कौशिक शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मूवी के साथ हमें बांधे रखते हैं। हॉरर और कॉमेडी के साथ अमर ने एक्शन सीन का भी लॉजिकल निर्देशन किया है। पूरी मूवी में सरकटे के साथ ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आपकी चीख निकल जाती है। इंग्लिश में कहते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक वही स्त्री 2 देखकर हमें लगता है, क्योंकि जो सोचते हैं वैसा होने से पहली कहानी में नया ट्विस्ट आ जाता है। लेखक और निर्देशकों के साथ इस मूवी को एंगेजिंग बनाने का श्रेय एक्टर्स को भी जाता है। कहानी के बाद अगर इस मूवी का कोई हीरो है तो वो है सिरकटा, और सिरकटा को एक्टिंग में टफ फाइट दे रही है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग और एक्शन से हमेशा की तरह ऑडियंस का दिल जीत लेती है। राजकुमार राव को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही श्रीकांत है जिन्होंने कुछ महीने पहले हमें भावुक कर दिया था। मूवी में सामने रखा तरबूज भी चाकू से ठीक से काट ना पाने वाले विकी से लेकर अपने प्यार को सिरकटा की गिरफ्त में देख उसके सिर के चाकू से एक ही बार में 2 टुकड़े करने वाले विकी तक का सफर राजकुमार अपनी एक्टिंग से दिखाते हैं। उनकी कॉमेडी की टाइमिंग से लेकर बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम झकास। पंकज त्रिपाठी के बारे में लिखने के लिए अब शब्द ही नहीं है। आगे से अब रिव्यू में किसी एक्टर की तारीफ करते हुए ये लिखने का सोच रही हूँ कि एक्टिंग में वो पंकज त्रिपाठी की तरह बस एक लाइन में ही साबित हो गया कि वो बेस्ट एक्टर है, बेस्ट है। पंकज त्रिपाठी के रुद्र भैया ही नहीं, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुर्राना भी अपनी भूमिका को पूरा न्याय दे रहे हैं। साथ ही तमन्ना भाटिया, वरुण धवन और अक्षय कुमार ने ये कोशिश की है कि वो कहानी में जरूरी ट्विस्ट देकर प्रमुख किरदारों का काम इजी कर सकें। मुंशिया की तरह यहाँ भी CGI का सही इस्तेमाल किया गया है। मैडॉक फिल्म की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इन फिल्मों में ज़रूरत से ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसलिए मूवी से कनेक्ट करना ईजी हो जाता है। मूवी के गाने भी बड़े मज़ेदार हैं। आखिर का पवन सिंह का गाना तो बड़ा ही कमाल का है। इस मूवी में कई क्लोज शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है, फिर वो सिरकटे के क्लोज शॉट हो या बाकियों के, इन क्लोज शॉट में सही एंगल बहुत ज़रूरी होता है और ये एंगल इस मूवी में नज़र आ रहा है। मूवी मज़ेदार है लेकिन कुछ चीज़ें लॉजिक से मेल नहीं खाती। अगर रात के समय मेरे पैरों के सामने कोई बड़ी सी बालों वाली चीज़ आ जाए तो मैं तो सीधे उल्टी दिशा में तेज़ी से भाग जाऊंगी, लेकिन यहाँ लड़की को सिरकटा का सिर खुद जाकर उठाते हुए दिखाया गया है। दूसरी बात, सिरकटा की पूरी कहानी क्या थी वो आखिर तक समझ नहीं आई। सिर्फ इतना ही बताया गया कि सिरकटे ने स्त्री को कैसे बनाया, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बैक स्टोरी भी ज़रूरी होती है। नए पार्ट के चक्कर में बैक स्टोरी को अधूरा छोड़ना पाप है। मनोरंजन से भरपूर है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री 2, रोते हुए बिट्टू को देख राजकुमार राव का उसमें तुम बिट्टू हो, स्नेहा कक्कड़ नहीं कहना, ये फिर जना का, श्रद्धा कपूर में इंटरेस्ट दिखाने वाले वरुण धवन को तू भेड़िया है भेड़िया, एनिमल मत बन की चेतावनी देना जैसे कई मज़ेदार डायलॉग इस मूवी में शामिल किए गए हैं। स्त्री 2 और तुम बड़ भले ही
हॉरर मूवी हो, लेकिन दोनों का प्लॉट लाइन बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट है। स्त्री 2 वैसे हॉरर प्लस कॉमेडी है और वहीं तुम्बाड हॉरर है बस। और स्त्री 2 का जो सिनेमेटोग्राफी है और तुम्बाड का जो सिनेमेटोग्राफी है, दोनों ही लाजवाब है। अब जहाँ स्त्री ने तो अपनी पार्ट 2 में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, अब तुम्बाड की अपकमिंग मूवी यानी तुम्बाड 2 को लेकर भी कामयाबी के झंडे गाड़ने बाकी। आनंद एल राय तुम्बाड मूवी के प्रोड्यूसर हैं। हाँ, सोहम शाह भी इसके प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आनंद एल राय के बारे में, तो अच्छे से विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा आज भी तमाम दिलों को छलनी कर देता है। इसी दर्द को मूवी डायरेक्टर आनंद एल राय के परिवार ने भी झेला। सीमा पर खींची दीवार के बाद उनके पिता पाकिस्तान का सिंध इलाका छोड़कर देहरादून पहुंचे और बाद में दिल्ली में अपना आशियाना बनाया। दिल्ली में ही 28 जून 1971 के दिन आनंद एल राय का जन्म हुआ। हम आपको आनंद एल राय की जिंदगी के चंद लम्हों से रूबरू करा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई के बाद आनंद महाराष्ट्र के औरंगाबाद आ गए। यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके वो एक कंपनी में बतौर इंजीनियर जॉब करने लगे। हालांकि इसमें उनका मन नहीं लगा। उस वक्त आनंद एल राय के बड़े भाई रवि राय टीवी शो डायरेक्ट करते थे। आनंद भी उनके साथ जुड़ गए और कुछ समय बाद अपने खुद के शो डायरेक्ट करने लगे। आनंद एल राय ने बतौर डायरेक्टर साइकोलॉजिकल मूवी स्ट्रेंजर से डेब्यू किया। ये 1951 में आई मूवी स्ट्रेंजर ऑन ए ट्रेन की हिंदी रीमेक थी, लेकिन इसमें आनंद बुरी तरह असफल रहे। इसके 3 साल बाद उन्होंने थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक मूवी बनाई, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी। शुरुआती 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद आनंद एल राय ने 3 साल का ब्रेक ले लिया। 2011 में मूवी तन्नू वेड्स मन्नू के साथ वापसी की। इस मूवी ने ऐसा धमाल मचाया कि हर तरफ आनंद एल राय का नाम छा गया। उन्होंने इस मूवी का सीक्वल भी बनाया जो सुपर हिट रहा। इसके बाद आनंद एल राय ने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शन की शुरुआत की, जिसके बैनर तले मूवी रांझना बनी। इस मूवी से साउथ के सुपरस्टार धनुष को बॉलीवुड में लॉन्च किया गया। इसके बाद नील बट्टे सन्नाटा, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, हसीन दिलरुबा और जीरो जैसी फिल्मों ने आनंद की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। आनंद एल राय की मूवी जीरो का एक मजेदार किस्सा है, आइए वो भी जानते हैं। साल 2018 में शाहरुख खान की मूवी आई थी जीरो। डायरेक्टर थे आनंद एल राय। पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, मगर वीएफएक्स के लिए इसकी तारीफ हुई थी। इसके गाने और पिक्चराइजेशन के लिए भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। उस वक्त इसका बजट था 200 करोड़ रुपए। रिसेंटली आनंद एल राय ने बताया कि इसी बजट के चलते उनके और शाहरुख खान के बीच झगड़ा हो गया था। मैशरबील इंडिया को इंटरव्यू में आनंद एल राय ने बताया कि मूवी के सेट पर शाहरुख के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने ये बताया कि मूवी के बजट को लेकर उनके और शाहरुख के बीच एक हेल्दी झड़प भी हुई थी। आनंद से पूछा गया कि बतौर प्रोड्यूसर क्या वो कभी जीरो जैसी क्लिष्ट फिल्मों पर इतने पैसे लगाएंगे। इस पर आनंद ने कहा, मेरे तो झगड़े ही इसी बात पर होते थे। वो बादशाह आदमी, मैं तो साधारण आदमी। मुझे लगता था इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। मेरा तो दिल बहुत छोटा है उस मामले में, मगर फिर इसलिए वो शाहरुख खान है। जीरो मूवी 5 फिल्मों के बराबर थी। एक शॉट को 5-5 बार शूट किया जाता था। शाहरुख खान ने मुझे पहले 3-4 दिन देखा, फिर मुझसे कहा कि चिंता मत करो, मैं करूँगा। उस आदमी में ताकत है रिस्क लेने की, तो वो लेता है, फिर जो मिलता है वो उसकी अपनी मेहनत होती है। शाहरुख खान की जीरो को उनकी एक एक्सपेरिमेंटल मूवी भी कहते हैं, जिसमें शाहरुख एक बौने बने हैं। इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखेंगे तो पता चलता है कि इसके एक एक सीन को शूट करना कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। वीएफएक्स के अलावा हर बार एक शॉट के साथ पूरा का पूरा सेट चेंज करना पड़ता था। शाहरुख ही इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। मूवी में रेड चिलीज का पैसा लगा था और ये शाहरुख के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक थी। आनंद एल राय ने यह भी कहा कि मूवी में होने वाले इतने सारे चैलेंजेस के बाद उन्होंने शाहरुख से ये भी कहा था कि वो कहानी को बदल सकते हैं। शाहरुख नॉर्मल तरीके से मूवी की शूटिंग कर ले, मगर उस वक्त भी शाहरुख ने आनंद को समझाया और मूवी पूरी की। हालांकि ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। 19.35 CR की ओपनिंग पाने वाली इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 90 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाया। इसी मूवी के बाद शाहरुख लंबे ब्रेक पर चले गए। फिर साल 2020 में कोरोना आया और सब कुछ ठप पड़ गया। 2018 के बाद शाहरुख 2023 में वापस आए। करीब 5 साल बाद शाहरुख ने कमाल का कमबैक किया और एक ही साल में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे पठान, जवान और डंकी।
तीनों ही फिल्मों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर करीब 2600 करोड़ रुपए कमा लिए। कलर येलो प्रोडक्शंस की तुम्बाड़ भारतीय सिनेमा की सबसे उल्लेखनीय स्लीपर हिट फिल्मों में से एक है, जो समय के साथ एक महाकाव्य में तब्दील हो गई है। इसकी शुरुआती रिलीज पर ऑडियंस ने एक विशिष्ट हॉरर थ्रिलर वाइब की उम्मीद की थी, लेकिन वे एक ऐसी दुनिया में डूब गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी, जिसने इस मूवी का आनंद एल राय की सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्शन में से एक बना दिया। भारत के दिल की धड़कनों से दिल को छू लेने वाली कहानियों को सामने लाने के लिए मशहूर कलर येलो प्रोडक्शन ने तुम्बाड़ के साथ नए क्षेत्र में कदम रखा। हॉरर स्क्रिप्ट के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया। ये मूवी खास थी, जिसने शैली को नए अभिनव तरीके से तलाशने के लिए प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बदलाव को चिन्हित किया। आनंद एल रॉय और कलर येलो प्रोडक्शन ने ऑडियंस को कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट दिए, जिनमें से अधिकांश अपने समय से आगे के थे और अपनी रिलीज के वर्षों बाद भी ऑडियंस के साथ गूंजते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं तनु विट्स मन्नू, नील बट्टे सन्नाटा, तुम्बाड़, शुभमंगल सावधान, एन एक्शन हीरो, रांझना, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट में 7 नामांकन प्राप्त हुए और अभी सूची जारी ही है। 2023 के लिए हमारे पास पहले से ही आत्मा पैम्फलेट है, जिसे बर्लिन मूवी फेस्टिवल में प्रदर्शित किया था और खूब प्रशंसा मिली। फिर आई हसीन दिलरुबा और क्षेत्रीय मूवी जिम्मा 2 पाइपलाइन में है। आगामी परियोजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है और आनंद एल राय के एक करीबी सूत्र ने कहा इंटरेस्टिंग तथ्य साझा किए। आनंद एल राय के एक करीबी सूत्र ने बताया कि एक कई परियोजनाओं की है जिस पर एक साथ काम किया जा रहा है। आज के समय के कुछ बड़े नाम पहले से ही जुड़े हुए हैं और घोषणाएं जल्दी होने वाली हैं। जल्द ही प्रशंसक वास्तव में कुछ रोमांचक और इंटरेस्टिंग परियोजनाओं की उम्मीद कर सकते हैं। क्या पक रहा है? इस तरह की आशाजनक झलक के साथ उत्साह पहले से ही बढ़ गया है और हर कोई अब और अपडेट की प्रतीक्षा कर रहा है। हम इस बारे में अधिक जानने के लिए वेट नहीं कर सकते कि इन कहानियों की रूपरेखा कैसी दिखने वाली है। क्या ये एक वास्तविक जीवन की कहानी है, एक मर्डर मिस्ट्री है, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, प्रेम कहानी है, या आप आधिकारिक घोषणा तक इंतजार करते देखते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के बाद अक्षय कुमार से आनंद के साथ काम करना चाहते हैं। अक्षय कुमार के साथ आनंद एल राय ने रक्षाबंधन नाम की मूवी बनाई थी। बड़े जतन से बनाई गई ये मूवी बुरी तरह पिटी। इसकी एक वजह ये मानी गई कि ये आमिर की लाल सिंह चड्ढा के साथ रिलीज हुई थी, मगर मसला ये था कि उस दिन रिलीज हुई दोनों में से कोई मूवी नहीं चली। अमूमन फिल्म मेकर्स मूवी फ्लॉप होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रोजेक्ट पर काम भी स्टार्ट कर देते हैं, मगर आनंद एल राय ने इस पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि वो रक्षाबंधन के साथ कहाँ गलत चले गए। इस कॉन्टेम्पलेशन से उन्हें ये समझ आया कि किसी भी मूवी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान कहानी का होता है। आनंद ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि शायद उन्होंने रक्षाबंधन बनाने में ज़्यादा चालाकी दिखा दी। यही वजह रही कि मूवी लोगों को पसंद नहीं आई। रक्षाबंधन के फ्लॉप होने पर उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा, जब मैंने रक्षाबंधन बनाई तो मैं गलत था। मैंने ये सोचा कि ये मूवी बी और सी टियर वाले शहरों की जनता के लिए बनाई जाए। मुझे ऑडियंस में फ़र्क नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती रही क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मुझे ज़्यादा फोकस कहानी पर रखना चाहिए था, इस बात पर नहीं कि मुझे किस तबके को केटर करने के लिए मूवी बनानी है। ये मेरी सीख है। हम इसी चीज़ से लड़ रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौर में कौन सी कहानी जनता को एंगेज करेगी। पेंडेमिक के बाद हमने जनता को निराश किया। शायद रक्षाबंधन बनाते वक्त मैंने ज़्यादा चालाकी कर दी। मैं उसे एक खांचे में फिट करना चाहता था। ये आनंद की ईमानदारी और बड़प्पन है कि वो अपनी गलती मान रहे हैं। वो समझ और स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे मूवी बनाने में कहाँ गलती हुई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। खैर, अपनी इस बातचीत में आनंद आगे कहते हैं, ये रक्षाबंधन मेरी सबसे तेज़ी से बनी मूवी थी, मगर मैंने उसका स्वाद लिया। मैं कभी इस मूवी को बनाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। मैंने इसे बनाते हुए खूब मज़े किए, मगर मैं इस बारे में गंभीरता से सोच रहा हूँ कि वो क्यों नहीं चली। और मुझे उससे ये समझ आया कि रक्षाबंधन की शुरुआत, मिडिल और एंडिंग सब कुछ बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से हुआ था। उस मूवी के इमोशंस भी एक फॉर्मेट में थे। अब तक ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही थी। मुझे लगा कि इस बार भी चल जाएगा, मगर क्या मैंने इस मूवी को बनाने में बेईमानी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
वैसे तो आनंद एल राय को अपनी भूल का एहसास हो गया है और अभी तुम्बाड रिलीज हो रही है, तो ये तो चलो अच्छी बात है। उनकी पुरानी मूवी जो एक टाइम पे सक्सेस नहीं हो पाई, वो अभी रिलीज होके वो सारे कसर को पूरा कर देगी। लेकिन उसके बाद उन पर जो बर्डन रहेगा वो रहेगा तुम्बा 2 को सक्सेस करने का, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि तुम्बा 2 भी आ रही है, तो तुम्बा 2 आएगी, लेकिन उस पर इसका प्रेशर ज़रूर रहेगा। क्योंकि होता है ना कि फर्स्ट मूवी अगर अच्छी है तो उसका जो सीक्वल है या पार्ट 2 है उसको और भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे स्त्री में स्त्री 2 बहुत बेहतर थी, है ना। शुरुआत में इसे अर्थ की छिपी परतों के साथ एक हॉरर ड्रामा के रूप में प्रचारित किया गया था। निर्देशक राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी की 2018 की सिनेमाई चमत्कार तुम्बाड केवल डर से परे है और शक्ति, लालच और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले राक्षसी परिणामों के दायरे में जाती है। हालांकि इसके भयानक फ्रेम के भीतर जाति कोडिंग का एक जटिल जाल छिपा हुआ है। हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने इस ओर ध्यान दिलाया और हमारे होश उड़ गए। आज हम कई साल पहले ही इस चौंकाने वाली सच्चाई से पर्दा उठा चुके हैं कि सोहम शाह के ऑन स्क्रीन बेटे पांडुरंग का किरदार निभाने वाले प्रतिभाशाली अभिनेता मोहम्मद समद ने मूवी के पहले भाग में डरावनी दादी की भूमिका निभाई थी। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? इस अप्रत्याशित खबर ने सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि मूवी के सबसे उत्साही प्रशंसकों को भी हैरान कर दिया है। पांडुरंग के रूप में समद का बेहतरीन प्रदर्शन पहले से ही विस्मयकारी था, लेकिन ये सोचना कि उन्होंने डरावनी दादी के किरदार को भी सहजता से निभाया, ये किसी आश्चर्य से तो कम नहीं है। ट्विटर पर एक तब हरकंप मच गया जब एक यूजर ने कुछ विपरीत तस्वीरें शेयर की, जिसमें समद के दोनों किरदारों में आश्चर्यजनक बदलाव को दिखाया गया। ये खुलासा एक ट्रेंडिंग चैलेंज के जवाब में हुआ, जिसमें अविश्वसनीय रेंज दिखाने वाले अभिनेताओं के उदाहरण मांगे गए थे और समद का दोहरा चित्रण पूरी तरह से इस चुनौती के लिए उपयुक्त था। इस रहस्य को और बढ़ाने के लिए इस यूजर ने एक इंटरव्यू की झलक भी दी, जिसमें मूवी के निर्माताओं ने इस अप्रत्याशित भूमिका में समद को कास्ट करने के पीछे की आश्चर्यजनक कहानी भी साझा की। मूवी के निर्माता गांधी ने बताया कि उन्होंने हमें चौंका दिया और हमारी सभी उम्मीदों को पार कर दिया। उन्होंने इस पल को याद करते हुए बताया जब उन्होंने मोहम्मद समद को दोहरी भूमिकाओं के लिए सुझाया था। निसंदेह ये प्रोस्थेटिक और समद की अतुलनीय प्रतिभा का सही संयोजन था, जिसने इन पात्रों को एक प्रतिष्ठित स्पर्श दिया। समद ने अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए कहा, प्रोस्थेटिक्स लगाने में 6 घंटे लगते हैं और इसे लगाते समय सांस लेना वाकई मुश्किल था और बहुत गर्मी भी थी। वो बहुत बहुमुखी है, वो सिर्फ प्रोस्थेटिक के बारे में नहीं, वो उनके पीछे के व्यक्ति के बारे में है। उसके हाव भाव, उसका प्रदर्शन, बर्वे ने प्रशंसा की। वास्तव में इस रहस्य उद्घाटन ने एक और अभूतपूर्व सिनेमाई क्षण दिखाया, जहां खुद निर्माताओं को भी एहसास नहीं हुआ कि समद, जिसने बेटी और डरावनी दादी दोनों का किरदार निभाया था, अभी भी एक बच्चा था जो इतनी विशाल रेंज दिखा रहा था। विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को समृद्धि की देवी के बारे में बताता है, जो अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवताओं की माँ है। लालच में डूबी उसकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया, लेकिन जब वो अनाज लेने गया तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया। देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उसकी जान बचाई, इस शर्त पर कि उसे भुला देना चाहिए। हालांकि तुम्बाड के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया, जिससे देवता भड़क गए और उन्होंने गांव को लगातार बारिश का श्राप दे दिया। 1918 में विनायक की मां स्थानीय स्वामी सरकार की रखैल है और उसके रहस्यमय खजाने में से कुछ हिस्सा पाने की उम्मीद करती है। विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ एक अलग कमरे में जंजीरों में बंधे रहते हैं। जब सदाशिव पेड़ से गिरकर घायल हो जाता है तो उनकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है। फिर विनायक उस महिला को खाना खिलाने की कोशिश करता है, जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे खाने की कोशिश करती है। वो हस्तर का नाम लेता है, जिससे वो नींद में चली जाती है। सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाते हैं। 15 साल बाद विनायक गरीबी की जिंदगी से बचने के लिए तुम्बाड लौट आता है। बूढ़ी औरत अभी भी जीवित है, उसके शरीर से एक पेड़ उग रहा है और वो सरकार को उसके दुख दूर करने पर खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है। वो उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाना वापस पाने का तरीका भी सिखाती है। गर्भ के अंदर हस्तर रहता है, जो देवी के अनाज से वंचित होने के कारण युगों से भूखा है।
विनायक रस्सी के सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है। फिर वो हस्तर को आटे की गुड़िया के साथ फुसलाता है और जब उसका ध्यान भंग होता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से सोने के सिक्के चुरा लेता है और जल्दी से गर्भ से भाग जाता है। फिर विनायक उस महिला को जला देता है और अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए पुणे से तुम्बाड़ तक यात्रा करता रहता है। उन्हें अपने दोस्त और साहूकार राघव को बेचता है जो विनायक की नई मूवी संपत्ति की स्रोत के बारे में सोचता है। वो विनायक का तुम्बाड़ तक पीछा करता है जो उसे आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। हस्तर राघव पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उसे जला देता है। 1947 में विनायक लालच और पतन की ओर बढ़ जाता है और अपने परिवार के बिगड़ते जीवन का सामना करता है। वो अपने बेटे की पांडुरंग को हस्तर के सिक्के वापस लाने का प्रशिक्षण भी देता है और उसे तुम्बाड़ ले जाता है। उसे चेतावनी देता है कि वो अभ्यास के लिए आटे की गुड़िया ना ले जाए। पांडुरंग फिर भी उसे ले जाता है जिससे हस्तर उन पर हमला करता है, लेकिन वे दोनों बाल बाल बच निकलते हैं। विनायक को बाद में पता चलता है कि सरकार की हवेली को स्वतंत्र भारत की नवगठित सरकार ने हड़प लिया है। हवेली खोने से पहले जितना संभव हो सके उतना सोना हासिल करने की उम्मीद में पांडुरंग हस्तर को कई आटे की गुड़िया का लालच देकर उसकी पूरी लंगोटी चुराने का सुझाव देता है। हालांकि योजना विफल हो जाती है जब हस्तर गर्भ के अंदर कई क्लोनों में बदल जाता है और उन्हें फंसा लेता है। अंतिम उपाय के रूप में विनायक अपने चारों ओर गुड़िया बांधता है और हस्तर और उसके क्लोनों के हमले का सामना करता है, जिससे पांडुरंग बच निकलता है। गर्भ से बाहर निकलने के बाद पांडुरंग का सामना विनायक से होता है जो अब शापित है, जो उसे हस्तर की लंगोटी देता है। पांडुरंग मना कर देता है और हस्तर का नाम लेकर उसे सुला देने के बाद उसे जला देता है और तुम्बाड़ से चला जाता है। तुम्बाड़ मूवी में विनायक की माँ के साथ क्या होता है, क्या आप इसकी कहानी बता सकते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि उसकी माँ गर्भ में गई थी क्योंकि अध्याय 1 में बताया गया है कि सरकार को भी नहीं पता। एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि खजाना कहाँ है वो है दादी। मुझे लगता है कि उसने वाड़े के अंदर मूर्ति से सिक्का चुराया था। जब उसने इसे उठाने की कोशिश की तो वारे के लोगों ने हमला किया होगा। मुझे नहीं लगता कि विनायक ने अपनी मां को जलाया है, क्योंकि जब दादी उसे जलाकर मुक्ति देने के लिए कहती है तो वो आश्चर्य से जवाब देता है। अमर श्राप में बदलने वाले ज़्यादा समय नहीं लगता। विनायक की माँ उस नाव में नहीं पलटी जिस पर वे सदाशिव के लिए अनुष्ठान पूरा करने के बाद सवार हुए थे। यह अधिक तर्क संगत है कि वो वाड़े में गई और जब उसने एक सोने का सिक्का चुराने का प्रयास किया तो वाड़े में लोगों ने उस पर हमला कर दिया। भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर मूवी तुम्बाड़ 2018 में शापित दादी को जंजीरों में जकड़कर कमरे में बंद कर लिया जाता है। उसे सोने के लिए हर रोज़ खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन अगर उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता तो वो जाग जाती है। इसके अलावा उसे ये कहकर आसानी से सुला दिया जा सकता था, सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। हस्तर एक राक्षस देवता है जिसके स्पर्श से दादी श्रापित हो गई थी। इस पंक्ति का इस्तेमाल शापित लोगों को सुलाने के लिए किया जाता था। शापित लोगों को खाना खिलाना आसान काम नहीं था क्योंकि वे लगभग 100 साल के शारीरिक रूप से विकृत और मानसिक रूप से अस्थिर थे। उन्हें अनंत जीवन का शाप दिया गया था और वे हमेशा भोजन के लिए भूखे रहते थे। वो शापित महिला जो हर रात जागती है और भोजन मांगती है वो भगवान सरकार की परदादी है। विनायक की माँ सरकार की सेवा करती है और सरकार विनायक के पिता है। ऐसा लगता है कि अन्य सेवाओं के अलावा भगवान विनायक की माँ से हर रात शापित दादी को भोजन कराने की अपेक्षा करता है। अल्टीमेटली आप ये तर्क दे सकते हैं कि माँ शापित महिला को भोजन आंशिक रूप से पारिवारिक संबंधों से करा देती है, लेकिन मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसका स्वामी उससे ऐसा करने की मांग भी करता है। उन्होंने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि जब वो राक्षसी बन गई तब भी वे उसे खाना खिलाती ही रहीं। परिवार के सदस्य के प्रति स्नेह दिखाने वाले को ये भी याद रखना चाहिए कि वो हस्तर के बारे में दूसरों से ज़्यादा जानती हैं। वो याद दिलाती हैं कि क्या गलत हो सकता है। तो ये एक ऐसी परिवार के सदस्य को जीवित रखने जैसा है जो खजाने के रहस्य को जानता है। मूवी तुम्बाड़ 2018 का पहला भाग एक छिपे हुए कक्ष और उसके भीतर छिपे खजाने के मिथक के इर्द गिर्द घूमता है। यह ज्ञात है कि कक्ष और खजाना कहाँ है। एकमात्र व्यक्ति जो इसके स्थान के बारे में जानता है वो दादी थी, जो शापित थी, 100 से अधिक उम्र की थी, शारीरिक रूप से विकृत थी और शायद बीमार भी थी। उसे एक पुराने घर में एक अलग कमरे में रखा गया था जो स्थानीय भगवान के मुख्य महल से बहुत दूर था। जो माना जाता है कि उसका बेटा था। किसी भी पात्र को उसके प्रति स्नेह नहीं देखता। मैं 2 कारणों के बारे में सोच सकती हूँ कि उसे क्यों खिलाया जाता था और जगाए रखा जाता था। खैर,
जैसे हर इंसान को अपने शरीर को खिलाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही दादी भी एक इंसान थी जिन्हें कुछ शर्तों के साथ शापित इंसान में बदल दिया गया था। जैसे ज़्यादा भूख लगना, शरीर में दोष, बीमारियां आदि। जहाँ तक सोने की बात है तो दूसरे इंसानों से अलग शापित इंसानों को सो जाओ नहीं तो हंसकर आ जाएगा कहकर सुला दिया जाता था। अब बात यह है कि घर वाली दादी को ये लाइन बोलकर एक निश्चित समय के लिए सुला सकते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रखने के लिए उन्हें खाना खिलाना होगा। मुझे उम्मीद है कि अब ये बात समझ आई होगी। कहानी के अनुसार दानव या शापित भगवान को भोजन नहीं मिलता था, केवल सोना, इसलिए वो हमेशा भूखा रहता था। जब हंसकर किसी को काटता था तो वो व्यक्ति शापित हो जाता था और भोजन के लिए उसका माध्यम बन जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से दानव दादी से खाता था और इसके लिए उसे जीवित रखता था।